ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और बाकी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। तभी हम जीवन में सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे और अनुकरण कर पाएंगे। जिस दिन हम ये मान लें कि हमें तो बहुत आ गया जी, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम बहुत जान गए, उस दिन से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो रोज़ सुबह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने के लिए अच्छा है कि रोज़ सुबह हम अपने आप को ये एहसास दिलाएं कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते। तो आपके सीखने की जो जिजीविषा है वो उतनी ही तेज़ होती जाएगी। और दूसरी बात कि जितना आप लोगों का सौभाग्य है, शायद उससे ज़्यादा मेरा सौभाग्य है। 20 साल से ज़्यादा हो गए इस तरीके से इंटरेक्ट करते। जब आप किसी सेवा में आते हैं, जब आप किसी पद पे आते हैं, तो उसके साथ-साथ एक दायित्व आता है, एक ज़िम्मेदारी आती है और उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए रोज़ आपको चैलेंज फेस करना होता है। तो इन सब चीज़ों में हम वो जो एक सीखने वाला जो ज़माना था, जो आप लोग अभी जी रहे हैं, ये जो लाइफ़ है, स्टूडेंट लाइफ़, जिसमें पूरा का पूरा हमारा समय डेडिकेट होता है सीखने के लिए, ये हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं। तो आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। अब जो विषय हम लोगों ने आज बातचीत का रखा है, वो हिंदी मीडियम में सब कंफर्टेबल तो है ना? तो वो है छत्तीसगढ़ का पुरातत्व, संस्कृति और उसका हम परिचय आपको कराने वाले हैं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। मैं कोशिश करूँगा उन बातों को डिस्कस करने का जिसके बारे में आपको कम या नहीं जानकारी हो, क्योंकि इस संगोष्ठी का उद्देश्य ही है हमारी जो लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जानकारी की जो कमी है, अभाव है, उसको हम कैसे दूर करें। तो सबसे पहले तो हमारा जो विषय है उसी को हम समझें। 3 टर्म हैं, पुरातत्व, संस्कृति और छत्तीसगढ़। पुरातत्व और संस्कृति की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ को समझते हैं। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ एक राज्य है। बहुत आसान सब उत्तर है, लेकिन एक्चुअली यही नहीं है छत्तीसगढ़। कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। हमारा एक नाम है, उस नाम के साथ हमारी एक पर्सनालिटी होती है। वैसे ही जो स्टेट होता है, स्टेट के नाम के साथ उसकी एक पर्सनालिटी होती है। तो जब तक उसकी पर्सनालिटी को, उस स्टेट की पर्सनालिटी को आप नहीं समझेंगे, आप उसके किसी भी एस्पेक्ट पे ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ क्या है, क्यों है, ये जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ कब बना आपको मालूम है? 2001 नवंबर। उसके पहले क्या थे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 को। उसके पहले क्या थे? सीपी एंड बरार, है ना, मध्य प्रांत एवं बरार। तो उसके पहले क्या थे? मतलब आप जब ऐसे पास्ट में ड्वेल करना शुरू करेंगे ना, पिछले दरवाजों को आप खोलते जाएंगे, तब आप इतिहास में प्रवेश करेंगे। तब आप वास्तव में पहचानेंगे कि हम क्या थे और क्या हैं। उस अनवरत यात्रा को समझना ही बहुत जरूरी होता है और उसी दौरान आप सारे एस्पेक्ट को समझेंगे, चाहे वो इतिहास हो, चाहे पुरातत्व हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृति हो, जो भी सारी चीजें उसमें निहित होती हैं। तो सीपी एंड बरार के पहले क्या थे? हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है। सीपी एंड बरार के पहले हम रतनपुर राज थे। बनारस में आप जाएंगे, बनारस में जो पंडा पुजारी होते हैं घाट पे बैठे, उनको आप बोलेंगे छत्तीसगढ़, तो कोई छत्तीसगढ़ को आज भी नहीं जानता। बहुत कम लोग अब थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले कोई जानता नहीं था, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आंदोलन तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे। तो रतनपुर राज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबे समय तक जिस डायनेस्टी ने शासन किया, कलचुरीज ने, वो रतनपुर को कैपिटल बना के किया। और कलचुरी राजा विशेष अवसरों पे ब्राह्मण में बनारस जाते थे, वहाँ स्नान दान करते थे, तो प्रसिद्ध थे। बनारस राज के राजा लोग आए हैं, उनकी पूरी वंशावली वहाँ आपको पुजारियों के पास मिल जाएगी, क्योंकि उस जमाने में जजमान की पूरी हिस्ट्री वो लोग रखते थे, पुजारी लोग। उसके पहले क्या थे? रतनपुर राज के पहले क्या थे? दक्षिण कौशल, है ना। तो इस तरीके से, और दक्षिण कौशल के पहले क्या थे? कौशल। कौशल मतलब जो 6th सेंचुरी BC की हम बात करते हैं, महाजनपद काल, जिस समय
भौगोलिक क्षेत्रों का गठन पुनर्गठन जैसी बातें हो रही थी। जनपद थे, राज्य थे, 16 महाजनपद थे, 4 बड़े राज्य थे। उनमें से हमारा एक जनपद था कोसल जनपद। कोसल जनपद फिर बहुत ज़्यादा बड़ा था तो उसको उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल में बांटा गया। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में जब बना तो 18 जिले थे, आज कितने हो गए? 33 जिले। तो ये शासन और प्रशासन की सुविधा के लिए जो है भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन होता है। अब थोड़ी देर के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसको ध्यान में लीजिए। तो आपको क्लियरली 3 जोन दिखता है, नॉर्थ, सेंटर और साउथ दिखता है ना। किस आधार पे 3 जोन दिखता है? भौगोलिक आधार पे भी है और सांस्कृतिक आधार पे भी है। उत्तर को आप देखिए तो पूरा का पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर का जो पठार है, झारखंड जो कहलाता है, वो कल्चर है, वहाँ की बोली, भाषा, खान पान जो कि संस्कृति का अंग है, ये बिल्कुल अलग है। हम जहाँ पे हैं मध्य क्षेत्र, जो रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग का जो क्षेत्र है, महानदी और शिवनाथ नदी का प्लेन, इसका आप इस जो एरिया है, रीजन है, इसको आप देखिए तो यहाँ मध्य मैदानी भाग ग्रामीण संस्कृति को लिए हुए है। इसका खान पान, बोली, भाषा, रहन सहन अलग है। जियोग्राफिकली, कल्चरली, भूगोल हमेशा हमारे इतिहास और संस्कृति दोनों को प्रभावित करता है। तो जब को आपको इतिहास और संस्कृति या पुरातत्व के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप उसके भूगोल को जानिए। इसीलिए मैंने कहा उसकी पर्सनालिटी क्या है, उस पर्सनालिटी को आप समझिए, तभी आप उसके अंदर झांक पाएंगे। फिर आप साउथ में चले जाइए, आपका बस्तर संभाग, बस्तर रीजन बिल्कुल अलग है। मतलब जंगल, पहाड़, भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखिए तो बस्तर तर में जो बसा है, मतलब निम्न तल, डाउन लो लाइन एरिया में जो बसा है वो बस्तर है। नाम के पीछे उसका अपना एक इतिहास होता है। नॉमेनक्लेचर पे बहुत ध्यान दिया करिए। हर स्थान का इतिहास उसके नाम के साथ जुड़ा होता है, हमको उसको समझना चाहिए। अब यूँ देखिए तो नॉर्थ और साउथ में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, दोनों ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं। दोनों जगह आदिवासी बहुल जनसंख्या है, दोनों जगह वन है, दोनों जगह पहाड़ हैं। फिर भी क्या अंतर है? बोली भाषा में देखिए कितना अंतर है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वहाँ रहती हैं उनके बोली भाषा, रहन सहन, खान पान सब में अंतर है। तो ये अंतर कौन ला रहा है? तो हम एक ही भूगोल में रहने वाले लोग, एक ही संस्कृति को धारण करने वाले लोग, फिर भी हमारे बीच ये डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है? भूगोल, है ना। तो जो ज्योग्राफी होती है, जो हमारा क्लाइमेट होता है, उसी का इम्पैक्ट हमारे हर चीज़ पे पड़ता है। हमारी आदतें उसी के अनुसार बनती हैं। आपने बिहारियों को देखा है? कोई बिहारी हैं आप लोगों के बीच में? मैं भी हूँ। तो आप देखिएगा आमतौर पे किसी चीज़ को कम्युनिटी से जोड़ के मत लीजिएगा, मैं जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ। जहाँ 2-3 बिहारी आपस में बात करते हो तो आप देखिएगा उनका टोन नॉर्मल नहीं होता। इतना बात सामान्य होती है लेकिन टोन नॉर्मल नहीं होता। इतना जोर जोर से और मतलब उत्तेजित होकर बात करेंगे कि लगेगा, आपको लगेगा कि वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं करते, सामान्य बातचीत कर रहे होते। क्यों ऐसा है? भूगोल। बिहार, राजस्थान, पंजाब, इवन ये जो एरिया रहा, उत्तर प्रदेश, ये सदियों से आक्रमण को झेल रहा है। हमारे देश में पश्चिम और उत्तर से जो आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो हूण, कुषाण, शक, पहलव, कितने भी आक्रमण हुए प्राचीन काल में, उन सबको सदियों से लोग झेल रहे हैं। और झेलने के कारण क्या है? आक्रामकता उनका स्वभाव बन गया है। आक्रामकता जो है वो स्वभाव बन गया है। तो हमारा गुण कैसे डेवलप होता है उसके लिए भी भूगोल जिम्मेदार। इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। वो खराब नहीं मानता मैं उसको, क्योंकि हम इतने शांत क्यों हैं छत्तीसगढ़ के लोग? हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हम एकदम प्रोटेक्टेड रहे सब तरफ से, हमारे यहाँ कोई इन्वेजन नहीं हुआ, तो हमारा स्वभाव शांत ही रहेगा ना। हमने उग्र कब होता है? जब हम लड़ते हैं, उत्तेजित होते हैं। तो हमको कभी मौका ही नहीं मिला, इसीलिए छत्तीसगढ़ को कहते हैं एकदम शांत प्रदेश। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भूगोल है। तो ऐसे आप उसके पर्सनालिटी को समझिए। अब देखिए कि चूंकि हमारा जो स्थिति है, मध्य भारत में हम स्थित हैं और हमारे चारों तरफ सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे स्टेट एक कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। सरगुजा में आप जाएंगे तो आपको यूपी बिहार का कल्चर टच करता दिखेगा, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बस्तर में आप जाएंगे आपको साउथ का कल्चर
जो है वहाँ दिखेगा। आप गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, जसपुर जो बॉर्डर शेयर होता है उड़ीसा के साथ, यहाँ आप जाएंगे तो आपको उड़िया कल्चर दिखेगा। वहाँ जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, न तो वो छत्तीसगढ़ी है न उड़िया है, दोनों का मिक्स है, जिसको कहते हैं लरिया, है ना, लरिया कहते हैं। तो इवन लैंग्वेज पर भी जो है हमारा ज्योग्राफी हावी होता है। जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, एक बाउंड्री है दो स्टेट के बीच में, उस बाउंड्री के 20-25-30 किलोमीटर इधर रहने वाले और 20-25-30 किलोमीटर इधर रहने वाले, वो तो भूगोल जो है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि है ना। लोग तो बाउंड्री के उस पार भी जाके शादी ब्याह कर रहे हैं, इस पार भी आके कर रहे हैं, उनका लेन देन तो चल रहा है। तो जो कल्चरल एक्सचेंज होता है वो सारी चीज़ों को बदलता है। तो जो बफर जोन है, उस बफर जोन में एक अलग ही कल्चर दिखेगा, मिक्स कल्चर। आप इधर चले जाइए, जो हमारा उत्तर में कोरिया, फिर उसके नीचे इधर राजनांदगांव, उधर मध्य प्रदेश का छाप मिलेगा, तो इधर आएंगे तो आपको महाराष्ट्र का छाप मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एक मिश्र संस्कृति को धारण किए हुए हैं, है ना, और यही हमारी आइडेंटिटी है। तो इसलिए भी छत्तीसगढ़ चूंकि बहुत ज़्यादा विविधताओं को लिए हुए है, इसलिए इसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया छत्तीसगढ़। अब पुरातत्व क्या है, आर्कियोलॉजी। तो मैं ज़्यादा परिभाषा पे बात नहीं करूँगा, जो बातें बहुत सिंपल तरीके से हमको समझनी है वो हम समझेंगे। तो आर्कियोज लोगोज दो शब्दों से मिलकर बना है, वैसी आपका जो कल्चर है कल्ट से बना है। छत्तीसगढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, छत्तीस और गढ़। छत्तीसगढ़ नाम क्यों पड़ा था, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए। नाम कैसे पड़ा था, किसी को मालूम है, कोई बता सकते हैं? हाँ बताइए। हम्म दो तीन मान्यताएं हैं, बहुत सही, बैठिए। तो दो तीन मान्यताएं हैं, छत्तीसगढ़ है, छत्तीस घर है। कई लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के 36 लोग 36 घर थे तो उनके नाम पे। तो इस तरीके से पुराने लोगों ने, पुराने विद्वानों ने अपनी अपनी मान्यताएं रखी हैं। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट यही है कि छत्तीसगढ़ों के आधार पे छत्तीसगढ़ नाम पड़ा, और इन छत्तीसगढ़ों की सूची आपको गजेटियर में मिलती है, रिकॉर्ड मिलते हैं। कोई कौन छत्तीसगढ़ थे, वो 18 गढ़ जो शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य में और दक्षिण में रायपुर राज्य में थे। कलचुरियों का शासन रहा, और 14वीं-15वीं शताब्दी के ईस्वी के आसपास रायपुर भी राजधानी बनी, विभाजन हो गया 18 गढ़ों का। तो गढ़ क्या थे, अब ये समझिए कि गढ़ क्या थे। आमतौर पे फोर्ट्रेस है ना, मतलब किला, इस तरीके से मान्यता होती है। लेकिन गढ़ वास्तव में क्या थे? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान जैसे गढ़ या पैलेस तो मिलते नहीं हैं। आपने कोई गढ़ वाली साइट देखी है? रायपुर में भी गढ़ है, लेकिन अब वो अर्बनाइजेशन के कारण ख़त्म हो चुकी है। बूढ़ा तालाब के इधर है। और मल्हार आप गए हैं? सिरपुर है ना, सिरपुर भी गढ़ रहा है, मल्हार भी गढ़ रहा है, पास में तरी घाट है ना। तो गढ़ों की जो सूची मिलती है 36। और ये गढ़ क्या थे? गढ़ एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, प्रशासनिक इकाई थी, जहां से राजा अपना शासन चलाता था। क्योंकि जो शासन व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत थी। राजा तो राजधानी में बैठा है, लेकिन पूरे राज्य में कैसे राज करेगा? तो हर गढ़ों पे अपने एक एक प्रतिनिधि, राज परिवार के सदस्य, जिनको भी जमींदार के तौर पे, स्थानीय सामंत शासक के तौर पे नियुक्त करते थे, जिनके माध्यम से उनका शासन चलता था। जो गढ़ पे होते थे गढ़पति कहलाते थे। गढ़पति। एक गढ़ में 7 बरहा होता था। बरहा क्या है? 12 गांव का समूह। तो 12 सत्ते 84, एक गढ़ में 84 गांव। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन था। जबकि जो सबसे छोटा गढ़ था मारो, उसमें भी 250 से ज़्यादा गांव थे। और जो सबसे बड़ा गढ़ था रतनपुर इटसेल्फ, राजधानी, उसमें तो 1100 से ऊपर गांव थे। तो ये एक, मतलब गढ़ का जब गठन होता था तो ये, जैसे आप नगर निगम है ना, तो भाई 15 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है कि हाँ, इतनी गाँवों की संख्या या बरहों की संख्या होगी तो ये गढ़ घोषित किया जाएगा। तो आप देखिए, इन 36 गढ़ों के अलावा भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गढ़ हैं जो लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं।
अभी भी बहुत सारे ऐसे गढ़ हैं जो धरातल पे हैं, लिस्ट में नहीं है, मतलब वो उस गढ़ की परिभाषा में नहीं आए, इसीलिए गढ़ नहीं बन सके, लेकिन गढ़ के रूप में। तो गढ़ क्या है? एक संरचना है। अभी मैं आपको पीपीटी में दिखाऊंगा कुछ गढ़ों के चित्र। एक भूभौतिक संरचना है और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो हमारी पहचान है। वैसा माने छत्तीसगढ़ से बाहर इंडिया में कहीं नहीं मिलता, वो केवल दक्षिण कोसल में मिलता है। छत्तीसगढ़ नहीं कहूंगा, दक्षिण कोसल में मिलता है, क्योंकि वैसे ही गढ़ आपको उड़ीसा में भी मिलते हैं। जो वेस्टर्न उड़ीसा है, पार्ट ऑफ साउथ कोसल, वहां मिलते हैं। तो इस प्रकार के गढ़, मृतिका गढ़ या मड फोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो केवल और केवल हमारे साउथ कोस्टल रीजन में ही मिलते हैं, शेष भारत में नहीं मिलते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। और ये छत्तीसगढ़ नाम जो है वो केवल नाम नहीं है, पहचान है। और इसीलिए हमको इन गढ़ वाले स्थलों को बचाना चाहिए। वैसी संरचना नहीं मिलती, मिट्टी से बनी हुई, चारों तरफ खाई होती है, खाई में पानी भरा रहता है, माने सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ की बात। अब पुरातत्व में क्या होता है कि पुरातत्व बेसिकली अध्ययन का वो क्षेत्र है, वो विषय है जो पुरातन वस्तुओं, प्राचीन वस्तु, शिल्प, अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, जो भी कलाकृति है, किसी भी रूप में है, पुरावशेष है, एंटिक्विटी है, किसी भी रूप में है, उनका हम अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करके उस समय का जो इतिहास है, उस समय की जो संस्कृति है, उनको हम समझने का, प्रकाश में लाने का प्रयास करते हैं। और कल्चर, कल्ट से बना है, एग्रीकल्चर में भी कल्ट शब्द आता है। तो समकृति, ये दोनों शब्द से मिलकर बना है संस्कृति। और कृति शब्द जो है वो कृष्टि से आया है, संस्कृत का कृष्टि, कृति। तो हमारा जो एक्चुअल कल्चर क्या रहा है, एग्रीकल्चर। हमारी जो संस्कृति रही है, कृषि संस्कृति रही है। हम कहाँ से आए हैं ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम सब तो खेतीहर समुदाय हुआ करते थे, हमारे पूर्वज सब कृषि करते थे। और कृषि करने के कारण एक संस्कृति को धारण करते थे, कृषि संस्कृति। अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इसमें घालमेल करके संस्कृतियों को भी विभाजित कर दिया है। ये आपकी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति, संस्कृति को संकुचित कर दिया है, जबकि संस्कृति बहुत वाइड है। सभ्यता, पुरातत्व जो है सभ्यता है, और संस्कृति, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है जानते हैं? बहुत बेसिक अंतर समझने की और हृदयंगम करने की जरूरत है। आपका जो शरीर है वो सभ्यता है, और आपके इस शरीर को जो जिंदा रखे है प्राण, वो संस्कृति है। सभ्यता खत्म हो गई, पांडुवंशी सभ्यता खत्म हो गई, शरपुरी सभ्यता खत्म हो गई, कलचुरी सभ्यता खत्म हुई, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में जो मानव पत्थरों पे चित्र बनाता था, चित्रकला करता था, शैल चित्र हजारों साल पुराने जो मिलते हैं, आज भी आप घरों में विशेष अवसरों में अल्पना बनाती हैं, रंगोली बनाती हैं, वो कल्चर कहाँ खत्म हुआ है? वो क्रिएटिविटी जो पार्ट ऑफ कल्चर है वो कहाँ खत्म हुआ है? वो तो अभी भी हम धारण किए हुए हैं। गृह प्रवेश होता है तो आप घर में ऐसे हाथा देते हैं, वो कब से चला आ रहा है आपको पता है? प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है, प्रागैतिहासिक काल से, हजारों साल पहले से चला आ रहा है। वो कभी खत्म नहीं होती। संस्कृति को नहीं मिटाया जा सकता, विकृत किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सभ्यता नष्ट हो जाती है, जैसे हमारा शरीर खत्म होता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो प्राण है, आत्मा है, वो खत्म नहीं होती, फिर कहीं और अवतरित हो जाती है। तो सभ्यता और संस्कृति इसी तरीके से है। सभ्यता को आप छू सकते हैं, संस्कृति को आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर है आर्कियोलॉजी और कल्चर में। भूगोल की बात कर रहे थे तो जस्ट इसको एक इंडिकेटिव लगाया है। छत्तीसगढ़ का नक्शा जो है आप लोगों को मालूम ही है। ये एक छोटा सा वो बनाए हैं हमारे महंत घासीदास म्यूजियम में, जो आते हैं वो बस जस्ट उनको बताने के लिए। इसमें ये देखिए, उत्तर में कोरिया में सीतामढ़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो ये यहाँ से हमने राम वन गमन पथ को जो है इसमें दर्शाया है। अब राम वन गमन पथ की जब हम बात करते हैं तो देखिए, क्या ये राम वन गमन पथ जो हमने बनाया है वो ऑथेंटिक है? इस पे बात होती है। देखिए, दो चीजें हैं। प्रमाण जो है सभ्यता का होता है, संस्कृति का प्रमाण आप ढूंढेंगे तो बहुत संकट में पड़ने वाले हैं। कुछ मित्र हमको बोलते थे राम यहाँ आए थे, यहाँ आए थे, इसका क्या प्रमाण है?
तो मैंने उनको यही कहा कि भाई देखिए, सभ्यता जब नष्ट होती है तो अपने पीछे कोई ना कोई चिन्ह छोड़ती है। संस्कृति तो कभी नष्ट ही नहीं होती, तो वो चिन्ह कहाँ से छोड़ेगी, उसका प्रमाण आप कहाँ से लाओगे? और वैसे भी वो इनटेंजिबल है, आप उसको देख छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो राम एक संस्कृति है, आप उसको उसका प्रमाण कहाँ से लाएंगे? और हमारे यहाँ जैसे इतिहास की हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। ये जो रामायण महाभारत का जो काल है वो इपिक एज, महाकाव्य युग माना जाता है, और ये साहित्य पे आधारित इतिहास माना जाता है। इतिहास के कई स्रोत होते हैं, पुरातात्विक होते हैं, साहित्यिक होते हैं। साहित्यिक में भी कई स्रोत होते हैं जिसमें वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद और विदेशी जो हमारे यहाँ आए थे वेनसांग, फाइयान, इनके भी जो अकाउंट हैं उनको भी हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लेते हैं। तो राम एक संस्कृति है, उसका प्रमाण इस, लेकिन अब सवाल ये है कि फिर ये किस आधार पे बना? कोई तो आधार चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं, राम वन गमन पथ आप तैयार कर रहे हैं, तो इसको तैयार करने का आधार क्या है? इतिहास में ही एक हिस्सा होता है अनुश्रुतिक इतिहास, ऐसा इतिहास जिसका कोई प्रमाण नहीं है, न ही लिखित दस्तावेज है, लेकिन वो श्रुति स्मृति परंपरा में पीढ़ियों से, सदियों से चली आ रही है। आप जैसे राजिम में जाएंगे, राजिम पे किताबें हैं, सिरपुर पे किताबें हैं, उनको आप पढ़ेंगे। इसके अलावा गांव वालों से जब आप बात करेंगे तो एक पैरेलल दूसरा इतिहास चलता है। सिरपुर में आपको बाणासुर मिलेगा, राजिम में राजिम तेलिन मिलेगी, जो इतिहास की पुस्तकों में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां वहां चल रही हैं। लोकल जो ओरल हिस्ट्री है, वाचिक इतिहास है, उसमें उनका अस्तित्व है, लेकिन प्रमाण नहीं है, इसलिए वो इतिहास के हिस्से नहीं है। तो एक जो वाचिक परंपरा का इतिहास है, उस वाचिक परंपरा के इतिहास के आधार पे फिर हमारे यहाँ सरगुजा से लेके बस्तर तक जितने प्राचीन मंदिर हैं, उनके शिल्प और स्थापत्य में राम और रामायण से संबंधित जिन शिल्पांकनों का अंकन हुआ है, जैसे कहा जाता है ना कि राम ने अधिकांश समय यहाँ बिताया, वनवास का अधिकांश समय। क्यों? हमारे यहाँ जो शिल्प मिलते हैं, चाहे मल्हार में जाइए, चंदखुरी में जाइए, सिरपुर में जाइए, सिरपुर में एक डोर पैनल में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़े हुए लव कुश को दिखाया है, और वाल्मीकि ऋषि को दिखाया है, और सिरपुर के पास में तुरतुरिया है। तो देखिए, प्रमाण यो तो हैं, इंडिकेट तो करते हैं चीजों को, आपको स्थापित करना पड़ेगा। चंदखुरी में आप जाएंगे तो बाली सुग्रीव वध, और फिर बाली का मारा जाना, तारा का विलाप करना, ये सब बिल्कुल स्टोरी की तरह डिपिक्ट है वहां पे। सप्तताड़ भेदन राम के द्वारा, ये आपका जांजगीर चांपा में मिलता है। तो वो जो अरण्य कांड है, रामायण के अरण्य कांड में जितनी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को शिल्प के रूप में हमारे यहाँ के शिल्पियों ने स्थान दिया है। मंदिरों में मिलते हैं वो दृश्य उन घटनाओं से संबंधित। तो इसके, हाँ जी, अच्छा, सॉरी, हाँ, तो उसके आधार पर ये जो राम वन गमन पथ है, इसके पीछे साहित्यिक आधार भी हैं, इसके पीछे शिल्प के आधार भी हैं। एक और चीज आपको बताएं जो हमारे संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, कि जो दक्षिण कौशल है, इसकी राजधानी सिरपुर थी, है ना? उसके पहले क्या थी? जब हम रामायण काल की बात करते हैं, उस समय कुशावती थी, है ना? और उत्तर कौशल की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती थी। साहित्यिक वर्णन जो मिलता है इस काल के बारे में, अगर थोड़ा और प्रकाश डालें, कि उत्तर कौशल के राजा जो दशरथ थे, उनका विवाह दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की बेटी भानुमति से हुई थी। ठीक है, भानुमति से उनका विवाह हुआ था, पिता का नाम भानुमंत था। अब आपको ये तो मालूम है रामायण में कि अयोध्या नरेश जो दशरथ थे, उनकी 3 पत्नियां थीं। कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनकी एक और पत्नी थी, भानुमति। वो कौन थी? कौशल्या। लेकिन वो भानुमति क्यों नहीं कहलाई?
अब ये ट्रेडिशन कहाँ है? तो देखिए, अब आप इसको कनेक्ट करिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माने आपका हमारा ये जो वेस्टर्न उड़ीसा को भी हम शामिल करते हैं इसमें, दक्षिण कोशल। यहाँ एक परंपरा है कि बेटी जब ब्याह के जाती है तो ससुराल में उसका मूल नाम नहीं लिया जाता, उसके स्थान नाम से उसको पहचाना जाता है। रायपुर की कोई बेटी अगर बिलासपुर ब्याह के जाती है तो उसको रायपुरहीन कहा जाता है। बिलासपुर की रायपुर आती है तो बिलासपुरहीन कहा जाता है, चाहे उसका नाम सीता गीता जो भी हो, नाम नहीं लिया जाता। तो आप देखिए, भानुमति जब ब्याह के जाती हैं अयोध्या तो उनको भानुमति नहीं कहा जाता, कौशल्या, कौशल की पुत्री। ये ट्रेडिशन कहाँ है? तो ये है पार्ट ऑफ कल्चर। इसको आप देखिए किस तरीके से हम समझेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, और किसी न किसी तरीके से, चाहे वो साहित्यिक विवरण हो, अनुश्रुतिक कथाएं हो या शिल्पगत उदाहरण हो, इनके आधार पे ये तैयार किया गया है। अब जो है, जब आप इतिहास की बात करते हैं तो तीन माने सबसे पहली जो ज़रूरी है कि अगर हम जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, तो हमको वो फ्रेम मालूम होना चाहिए, क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में किस कालखंड के बाद कौन सा कालखंड आया, है ना। मैं बहुत इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया हूँ क्योंकि फिर बोरिंग होता है। आप उसको बहुत सरल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो अतीत रहा है वो कैसा रहा है, क्रमबद्धता उसमें कैसी रही है, और इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे कंपेयर करेंगे। हम इंडिया के पार्ट है ना, तो जो क्रोनोलॉजी इंडिया की होगी वही क्रोनोलॉजी हमारी होगी, थोड़ा रीजनल वेरिएशन आएगा, है ना। तो प्री हिस्ट्री की हम बात करें तो प्री हिस्ट्री में स्टोन एज और रॉक आर्ट, ये दोनों के एग्जाम्पल हमारे यहाँ खूब मिलते हैं। महानदी, शिवनाथ, खारून, उत्तर में आप, दक्षिण में इंद्रावती, उत्तर में जो आपका अरपा है और रेण नदी है, इन सब के तट से हमको स्टोन एज टूल्स मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में तो अब तक समझिए कि 75 से ज़्यादा रॉक आर्ट साइट ही प्रकाश में आ चुके हैं अभी तक, अब जबकि भविष्य में और भी कई मिलेंगे। तो पूरा का पूरा एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट रहा हमारे यहाँ। प्रागैतिहासिक काल में मानव बस्तियां रही। हमारा संस्कृति कितना पुराना है आप समझ जाइए। जो सबसे बड़ा सेटलमेंट आप देखेंगे, जो अभी तक कंसंट्रेशन जो हमको ज़्यादा दिखाई देता है, वो रायगढ़ जिले में और कांकेर, इधर आप जाएंगे तो रायगढ़, और साउथ में जाएंगे तो कांकेर और आपका कोंडागांव, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा। केसकाल की जो घाटी है ना, केसकाल की घाटी बहुत रिच है। वैसे ही रायगढ़ के पास जो पहाड़ियाँ हैं जो विंध्याचल रेंज से जुड़ी हुई हैं, ये बहुत, माने रायगढ़ से शुरू करिए जांजगीर चांपा, कोरबा तक वो पूरी सीरीज चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है। कभी रॉक आर्ट साइट को अच्छे से अगर देखना और महसूस करना हो तो सारंगढ़ के पास सिरोली डोंगरी है, सिरोली डोंगरी, वहाँ जाइए, वहाँ पूरे ग्रुप्स मिलेंगे। एक ही जगह पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं रॉक पेंटिंग्स की, रॉक सेल्टर्स की। फिर प्रोटो हिस्ट्री की जो बात करते हैं, प्री हिस्ट्री में क्या था, इनको असल में लेखन कला के आधार पे ऐसा डिवाइड किया गया। प्री हिस्ट्री में ऐसा पीरियड है जिसमें लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं था, कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है। जो कुछ है वो आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, जिसके आधार पे हम उस कल्चर का स्टडी करते हैं कि उन्होंने स्टोन कैसे सेलेक्ट किया और उनकी जो टूल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है वो कैसे डेवलप हुई, कितने प्रकार के उन्होंने टूल्स बनाए और टूल्स बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, और वो टूल्स किस किस से चीज़ से संबंधित थे। केवल शिकार करने के लिए नहीं बनाते थे, अपने जीवन के दैनिक उपयोग की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो टूल्स बनाते थे। अब ये प्री हिस्ट्री की बात है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन उस काल की लिपि को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट की हम बात करते हैं चालकोलिथिक फेज में, तो ये है। इसी में फिर आपका आयरन एज, वैदिक एज है ना, ये जो वेदों की रचना है, ऋग्वेद 1500 बीसी के आसपास से शुरू होकर 600 बीसी तक सारे वेद आ गए थे प्रकाश में।
चारों वेद। और उसके बाद फिर 6000 BC के बाद इधर जो महाजनपद काल आता है, फिर मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के बीच में, इनके बीच में एक बड़ा झंझावात वाला समय था, जब विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ लगातार आक्रमण कर रहे थे। देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अस्थिर थी। बाद में जब गुप्त शासक आए तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से शासन को देश में इस्टेब्लिश किया। इसीलिए गुप्त एज को क्लासिकल एज भी माना जाता है, हमारे देश का स्वर्ण युग। और हिस्ट्री में हम देखें तो अर्ली मिडवल और मॉडर्न, इस तरीके से हम डिवाइड करके चीज़ों को देखते हैं। अर्ली मतलब समझिए 6000 BC से लेकर के आपका इधर मौर्य काल तक, शुंग सातवाहन माने सेकंड फर्स्ट सेंचुरी AD तक आ जाते हैं। फिर अर्ली मिडवल में आपके जो डायनेस्टिक हिस्ट्री है हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शरपुरिया हैं, पांडुवंशी हैं, नल हैं, राजर्षि तुल्यकुल हैं, कलचुरी हैं, फणी नागवंशी, छिंदक नागवंशी, जो अलग अलग राजवंशों ने गुप्त वाकाटकों के समकालीन स्टार्ट हुआ ये जो रीजनल डायनेस्टीज थे इनका रूल, और फिर लंबे समय तक शासन किया इन्होंने। कुछ विद्वान ये मानते हैं छत्तीसगढ़ के कि हमारे यहाँ मिडवल हिस्ट्री हुआ ही नहीं कभी। मध्यकालीन इतिहास जो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं, जिसको हम आमतौर पे मुस्लिम एज भी कह देते हैं, जब मोहम्मदन अटैक हुआ और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो वो एक मिडवल हिस्ट्री का आरंभ मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई मध्यकालीन इतिहास नहीं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम अटैक हुआ ही नहीं है ना। दूसरी बात कि कल्चुरीज जो 9th सेंचुरी में हमारे यहाँ आए, वो लगातार 800-900 साल तक शासन किए। एक ही डायनेस्टी ने पूरा रूल किया है ना, बीच में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए वो मानते हैं कि अर्ली मिडवल पीरियड जो कंटिन्यू करता है वो सीधे मॉडर्न तक। उसके बाद फिर भोसला आए, कल्चुरियों को अपदस्थ करके भोसले कुछ समय तक शासन किए, और फिर अंग्रेज आए। उसके बाद तो आपको मालूम ही है सब क्या हुआ। तो इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में हम प्रवेश करते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे स्टोन एज की, जिस समय आदि मानव घर बनाना नहीं जानता था, तो क्या करता था? प्रकृति ने जो घर दिया है, जो गुफा कंदरा नेचुरल शेल्टर्स जो हैं पहाड़ों में, आपको मालूम है जीवन नदियों के किनारे ही विकसित हुई। तो आप देखिएगा कहीं भी आप घूम रहे हैं तो कोई पहाड़ है और पहाड़ के आसपास कोई जल स्रोत है, तो आप उस क्षेत्र को जरूर घूमिए, आपको वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये जो लैंडस्केप है, हम लोग सर्वे करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? कहीं भी भटकना सर्वे नहीं होता। सर्वे जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप किस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ का लैंडस्केप क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ की जियोलॉजी क्या है, ये आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए। तभी आप वहाँ से कुछ फाइंड आउट करके आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पिकनिक करके आ जाएंगे। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर रख के चलना चाहिए। तो अर्ली मैन कहाँ रहता था? जहाँ उसको रहने का सुरक्षित एक ठिकाना हो, एक केव हो, शेल्टर हो, नेचुरल, क्योंकि घर बनाना तो आता नहीं था। बिल्कुल हम आदिम जमाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आसपास पानी का स्रोत हो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो ये दो लक्षण जहाँ पे भी हो, वहाँ आसपास आप घूमिए, आपको जरूर रॉक पेंटिंग्स मिलेंगे। और चूंकि गुफाओं में रहता था, बाकी जो क्रियाएं हैं उसके लिए शिकार करना उतना बड़ा चैलेंज नहीं था जितना जंगली जानवरों से खुद को बचा के सरवाइव करना। तो जब आप शेल्टर में जाएंगे, रायगढ़ के जो शेल्टर हैं बसनाझर, और इनको आप देखेंगे ना और महसूस करेंगे खुद को आदि मानव बना करके वहां पे, तब आपको लगेगा कि उस जमाने में जीवन जिंदा रहना कितना कठिन होता था। तो अच्छा, ये पेंटिंग्स उनके द्वारा जो उपयोग में लाए गए टूल्स हैं, यही एकमात्र आधार है उनके बारे में जानने का, और कोई आधार नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं वही एकमात्र सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम उनके विषय में जान सकते हैं। तो ये आपका कोरिया जिले में है, और ये जो है आपका कोरबा का है। इसका एक नाम है, मैं भूल रहा हूँ। वो टर्म जो है वो बिहारी टर्म है, जो इस पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए कोहबौर, ये जो साइट है, साइट का नाम कोहबौर है। समझ गए ना? तो जब बिहार में शादी होती है, शादी के बाद न्यूली मैरिड कपल को जहाँ स्थान दिया जाता है उसको कोहबौर कहा जाता है। तो यहाँ वहाँ पे इस शेल्टर का नाम उन्होंने कोहबौर दिया है। कोहबौर एक मतलब बिहारी टर्म है,
और वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, नॉर्थ में, कोरिया में। जैसे हमने आप पहले बताया ना कि उधर आप जाएंगे तो आपको यूपी बिहार का टच मिलेगा, लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी। तो इस प्रकार अब ये जो पेंटिंग्स हैं बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। पेंटिंग्स के आधार पे देखिए, जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो टाइपोलॉजिकल एनालिसिस होता है, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, जिसके आधार पे पेंटिंग के साइज़ के आधार पे उसके पीरियड को डिटरमाइन किया जाता है कि बड़ी आकार की जो बनती थी पहले पेंटिंग वो उतनी पुरानी होती थी। और फिर बाद में पहले तो खाली होते थे, खाली एक आउटलाइन बनाया जाता था और अंदर जो बॉडी है पूरा खाली होता था। बाद में फिर उसको भरा जाने लगा, है ना, पूरी तरह से फिल किया जाने लगा। कई जगह आपको पैटर्न वाले भी मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले मिलेंगे। तो इसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन करके साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। जो पिगमेंट इन्होंने यूज़ किया है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका साइंटिफिक डेटिंग भी होता है। अगर साथ में आपको उस शेल्टर में टूल्स मिल रहे हैं तो टूल्स के आधार पर डेटिंग आपकी और बहुत आसान हो जाती है। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट कि इसके आधार पे उस समय वहाँ जो आदमी रह रहा था उसकी कला प्रियता की, उसकी रुचि की, उसकी गतिविधियों को जानना और समझना, ये दूसरा पक्ष है ना। उसकी संस्कृति को समझना, क्योंकि उसने बनाया है। आप फर्ज कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, आपको कविता लिखने का शौक है, कहानी लिखने का शौक है, निबंध लिखने का शौक है। तो जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, आपका पढ़ा हुआ ज्ञान ही काम आता है। आप लेखक कौन होता है, जो लेखक होता है बहुत पढ़ता है। क्योंकि लिखना और पढ़ना ये ठीक उसी तरह है कि जैसे बारिश हुई और किसान क्या करता है, अपना हल बैल लेके खेतों में जाता है और हल चलाता है। वो जमीन जो 4 महीने से अनुपयुक्त है, कठोर हो गई है, उसको ढीला करता है मिट्टी को हल चला के। क्यों? क्योंकि जब वो मिट्टी ढीली होगी, उस पर बीज पड़ेंगे, तभी तो वो पौधा उगेगा, उसकी जड़ें उतनी मजबूत होंगी। तो पढ़ना और लिखना उसी तरीके की है। पढ़ना जो है वो हल चलाना है। आप अपने मस्तिष्क में हल चलाते हैं, आप अपने मस्तिष्क को उर्वरा बनाते हैं, और जब आपका मस्तिष्क उर्वरा बनता है तभी आप अच्छा लिख पाते हैं। तो जो एक अच्छा लेखक होता है ना, उसकी पहली शर्त होती है कि उसको एक अच्छा पाठक बनना पड़ता है, पढ़ने वाला, तभी वो एक अच्छा लेखक बनता है। तो उसी तरीके से ये जो कलाकार है, जो चित्रकार है आदिम जमाने के, ये कुछ बना रहे हैं तो बनाने के पीछे उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या वो कहना चाहते हैं इन चित्रों के माध्यम से, उस चीज को समझना, वो उनके संस्कृति का अध्ययन करना होता है। ये जो हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में जो गढ़ मिलते हैं वो बहुत वैरायटी है। डबल मोटेड मिलते हैं, सिंगल मोटेड मिलते हैं, सर्कुलर मिलते हैं, स्क्वायर मिलते हैं। ये देखिए एक स्क्वायर मोट का, इसमें डबल मोट है। ये देखिए अंदर एक मोट है, मोट माने खाई जिसमें जल भरा रहता है, और ये दूसरा आउटर मोट है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से सोचिए कितने वो लोग। अच्छा आपको पता है ये बहुत अर्ली हैं। गढ़ शब्द जो है वो बहुत लेट आया, कलचुरियों के समय, वही लेट फेज में। रतनपुर राज था, छत्तीसगढ़ तो बहुत बाद में कहलाया। गढ़ छत्तीसा, छत्तीसगढ़ शब्द की जो पहली प्रयुक्त हुआ, पहली बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। खैरागढ़ के जो कवि थे जिन्होंने अपने कविता खूब तमाशा में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था। 16वीं शताब्दी, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो ये बहुत बाद की बात है, ये शब्द जब अस्तित्व में आया। लेकिन ये गढ़ उससे हजारों साल पहले अस्तित्व में थे फिजिकली। तब क्या कहा जाता था इनको? कौटिल्य का जब अर्थशास्त्र आप पढ़ेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है, पूरी तरह से वो पॉलिटिकल साइंस है। उसमें शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, राजा की योग्यता क्या होनी चाहिए, राजा के दायित्व कर्तव्य क्या हैं, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, उनके सदस्यों, माने सब कुछ जो हम सिविक्स में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वो अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं। उस जमाने की 3rd सेंचुरी BC मौर्य काल की बातें हैं। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। गिरिदुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और धूलि दुर्ग। गिरिदुर्ग पर्वत पे होगा, गिरी पे, है ना। गिरी दुर्ग का उदाहरण देखना हो तो आप बस्तर में देख सकते हैं। यहाँ पास में अगर आपको देखना है तो आप बारनौपारा के जंगल में देख सकते हैं, जिसको कई विद्वानों ने शरभपुर माना है।
वो भी पहाड़ पे है, चारों तरफ फोर्टिफिकेशन है, एक बड़ा गेट भी है और वहाँ पे माउंट के रिमेन्स भी हैं। और गिरिदुर्ग हो गया, वन दुर्ग जो जंगल में हो, आटविक प्रदेश जो आठवीं जनजाति थी वो मतलब जंगल में दुर्ग बना करके रहती थी। और जल दुर्ग, पाटलिपुत्र पटना जो है हमारे देश की सबसे पुरानी राजधानी, वो अपने आप में जल दुर्ग है। सोन, गंगा और पुनपुन तीनों नदियां मिल करके जो है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है। और चौथा जो प्रकार है धूली दुर्ग, धूली दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग, धूली मिट्टी धूल, तो वो है ये मड फोर्ट जिसको कहते हैं, मिट्टी के परकोटे और खाइयों से मिलकर के बना हुआ जो संरचना है धूली दुर्ग, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिल रहा है। ठीक। और कई ऐसे जो गढ़ वाले स्थान हैं जहां एक्सकवेशन हुआ है, जैसे मल्हार है ना, कुछ दिक्कत है? मल्हार है, आपका डमरू है, तरीघाट है, यहाँ पे जो एक्सकवेशन हुए हैं उस एक्सकवेशन से पता चलता है कि ये थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी के आसपास इनकी प्राचीनता जाती है, क्योंकि इन सभी स्थानों से, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, इन सभी स्थानों से जो अर्लीस्ट हमको एग्जाम्पल मिल रहा है, रिमेन्स मिल रहे हैं, वो सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स के। आपको मालूम है ना, सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स जो है वो इंडिया के सबसे पुराने कॉइन्स हैं। और मौर्य काल या उसके पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी जो 5th सेंचुरी बीसी का माना जाता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में उसका उल्लेख मिलता है, उस सिक्के का उल्लेख मिलता है। वो सिक्के हमको यहाँ छत्तीसगढ़ में कई जगह से मिल रहे हैं। तो कितनी प्राचीन चीजें हैं ये। गढ़ शब्द तो बाद में आया, लेकिन इनका भौतिक अस्तित्व तो पता नहीं उस समय क्या कहते थे, अब आपको मालूम नहीं, लेकिन इनका अस्तित्व बहुत पहले से रहा है। ये इसी तरीके से देखिए, जांजगीर चांपा के हैं, रायगढ़ के हैं, तेलीकोट और आपका सरहरगढ़। एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि जो आपका गढ़ वाला जो फीचर है ये आपको केवल सेंट्रल रीजन में मिलेगा। सरगुजा में आपको कोई गढ़ नहीं मिलेगा, ऐसे गढ़ बस्तर में आपको नहीं मिलेंगे, ये केवल प्लेन्स एरिया में है। जो दक्षिण कोसल हम कह रहे हैं ना, दक्षिण कोसल में क्या था? दक्षिण कोसल में सरगुजा नहीं था, दक्षिण कोसल में बस्तर भी नहीं था। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी अलग है, दक्षिण कोसल की ज्योग्राफी अलग है। दक्षिण कोसल जब एग्जिस्ट कर रहा था उस समय बस्तर था, वो एक अलग प्रदेश था, महाकांतार। समुद्रगुप्त ने एक स्तंभ लेख लिखा है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में उसके पूरे विजय अभियानों का उल्लेख है कि अपने जीवन काल में उसने कितने युद्ध लड़े, कितने क्षेत्रों को जीत लिया, उन सब का सिलसिलेवार वर्णन है। उसमें दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जो उसने हराया था उसका भी उल्लेख है। दक्षिणापथ जो दक्षिण जाने वाले मार्ग पे स्थित राज्य थे, दक्षिणापथ है ना, तो हम उसी मार्ग पे थे, दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग पे। तो कोसलक महेंद्र महाकांतारक व्याघ्रराज, कौशल के महेंद्र और महाकांतार के व्याघ्रराज, इन दोनों को इन्होंने हराया था। और भी थे 12, हम जो सरोकार रख रहे हैं इन 2 राज्यों की हम बात कर रहे हैं। तो महेंद्रादित्य नाम के राजा के गोल्ड रिपोजे क्वाइन हमको मिले हैं छत्तीसगढ़ से, जिसको विद्वान ये मानते हैं कि ये शरपुरी डायनेस्टी के थे। महाकांतारक व्याघ्रराज के सिक्के जो हैं वो बस्तर से मिले हैं, एगेंडा से, और वो नल शासक था। प्रमाण मिल रहे हैं ना। और ये गुप्त वाकाटक काल की बात हो रही है, गुप्त वाकाटक एज, 3rd-4th सेंचुरी एडी की। तो उस समय के हमको साहित्यिक प्रमाण भी मिल रहे हैं, पुरातात्विक प्रमाण भी मिल रहे हैं। तो ये काफी एंटिक्विटी जो है इसकी बहुत पुरानी है, गढ़ों की खास करके हम बात करें। उसके बाद ये आपका डमरू बलौदाबाजार जिले में है। वहाँ डमरू में भी देखिए, जहाँ खाई पट गई है, अब लोगों ने खेत बना लिया है, कई जगह ज़मीन पे एनक्रोचमेंट या कब्जा हो गया है, ये देखिए। लेकिन इम्प्रेशन उसका दिखेगा आपको, ये खेत बन गए हैं लेकिन ये लो लाइन एरिया का इम्प्रेशन आपको दिखेगा, और बीच में ये टीला है, यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था और इस एक्सकवेशन से बहुत सारी बातों का पता चला है। तो ये डमरू का फोर्ट है। इसके बाद
हमने कुछ जगहों पे एक्सप्लोर किया, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पे एक्सप्लोरेशन क्या होता है। अब चूंकि पुरातत्व की बात करेंगे तो 2-3 टर्म आप लोग को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन। तो क्या होता है कि एक्सकवेशन इज टोटली डिस्ट्रक्शन। किसी भी जगह को उत्खनन करना मतलब बर्बाद करना, खत्म कर देना, समझ रहे हैं। किसी भी जगह का उत्खनन करने का मतलब है कि उस जगह को खत्म करना। तो इसलिए चूंकि उत्खनन एक विनाशकारी प्रक्रिया है, इसीलिए जब भी किसी स्थान का उत्खनन किया जाता है तो उसके पहले उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है, ताकि जो डेटा है, एक्सकेवेटेड डेटा है, उसको हम अच्छे तरीके से प्रिजर्व करें। किसी साइट को खोदने के बाद आपको वापस से उसको माउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो डिपोजिशन था, जो लेयर्स थे मिट्टी के, उन सबको रिमूव कर दिया। आप वापस से आप उसको उसी के फॉर्म पे नहीं ला सकते, इसीलिए इसको विनाशकारी प्रक्रिया कहा गया है। और इसीलिए एक एक्सकेवेटर से ये उम्मीद की जाती है, एक्ट बना करके इन सब चीज़ों को प्रोविज़न किया गया है कि आप एक्सकेवेशन के बाद या एक्सकेवेशन के दौरान जो भी डेटा है उसको बहुत अच्छे से आप क्रिएट करो, प्रिजर्व करो। और उसके पहले इसीलिए एक्सकेवेशन एकाएक नहीं होता किसी भी जगह का, कि कोई चीज़ हम देखें, हाँ ये तो यहाँ टीला दिख रहा है, चलो इसकी खुदाई करें, ऐसा नहीं होता। इंडिकेशंस को सरफेस इंडिकेशंस को जानने की कोशिश करते हैं, सॉइल का टेक्सचर क्या है, कंपोजिशन क्या है, और उस सरफेस पे हमको क्या आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं। ऊपर खोदने से पहले आप ऊपर को देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे एक मिट्टी में ही आपको एक क्वाइन दिख रहा है सफाई करने के बाद। तो ये जब आप घास, धूल ये सब साफ करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ब्रिक बेड्स दिख रहे हैं, पॉटरी दिख रही है ना, ये इसमें पॉटरी बिखरे हुए हैं। वहीं पे एक सिक्का भी जो है आपको दिख रहा है, सरफेस में ही मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो अगर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है एक्चुअली, तो वो आपको सरफेस में ही आपको उसका इंडिकेशन मिलने लगेगा। ये ब्रश करके इस तरीके की एक्टिविटी होती है एक्सप्लोरेशन में। अब एक्सकवेशन की बात करें तो अभी तक छत्तीसगढ़ में 11 जगहों पे, राज्य बनने के बाद 11 जगहों पे एक्सकवेशन हो चुका है। सिरपुर, सबसे पहले सिसदेवरी यही है आपका पलारी के पास। सिरपुर, पचराही, महेशपुर, मधुपुदीप, तरीघाट, डमरू, राजिम, देवरी, जमराव और रीवा, इतने जगहों पे एक्सकवेशन हो चुके हैं। और इस एक्सकवेशन के बाद छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध हुआ है। ये सिसदेवरी का ही है। ये एरिया एक्चुअली बहुत ज़्यादा गांव, एकदम बस्ती के बीच में है टीला, चारों तरफ से एनक्रोचमेंट है, घर बने हुए हैं। एक्सकवेशन के पहले ऐसा दिखता था ये टीला, और एक्सकवेशन के बाद ये स्ट्रक्चर, इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो स्पष्ट हो गई हैं। वहाँ से कुछ स्कल्पचर मिले हैं, है ना, जिसमें वृक्षिका या शालभंजिका जिसको कहते हैं, नायिका की प्रतिमा है। ये एक स्कल्पचर देखिए, आपको पता है आर्कियोलॉजी में एक सब्जेक्ट होता है आइकनोग्राफी, जिसमें जो प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं देवी देवताओं की, या कहिए कि देवताओं से इतर भी जो मूर्तियां मिलती हैं, इन सब का अध्ययन होता है, आइकनोग्राफी, मूर्ति विज्ञान। इस मूर्ति विज्ञान को जब आप पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्राचीन जगह पे जाएंगे तो मूर्तियों को फटाफट पहचानने में मदद मिलेगी, और नहीं तो फिर गणेश भगवान को छोड़ के किसी को नहीं पहचान पाएंगे है ना, क्योंकि गणेश भगवान का सूंड होता है, बहुत आसानी से पहचाने जा सकते। तो ये देखिए, ये स्कल्पचर में आप देखिए कि ये बताइए मेल है कि फीमेल है? हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ये हाफ मेल और हाफ फीमेल है, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है ना। अब सिरपुर की बात करें, सबसे ज़्यादा मध्य भारत में अगर सबसे ज़्यादा समय तक और सबसे बड़े क्षेत्र में किसी जगह का उत्खनन हुआ है तो वो सिरपुर है। ये सिरपुर के सुरंग टीला का चित्र है, जो एक पंचायतन मंदिर है, और महाशिवगुप्त बालार्जुन जो पांडुवंशी राजा थे, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है ये सुरंग टीला। अभी हाल में जब वहाँ एक्सकवेशन हो रहा था तो ये बालेश्वर भट्टारक मंदिर से ये इंस्क्रिप्शन मिला था। ये इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ के पब्लिश किया है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात, महाशिवगुप्त बालार्जुन, उनकी पूरी जीनियोलॉजी,
पूर्व राजाओं के नाम तो आए ही हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि महाशिवगुप्त बालार्जुन न केवल एक बहुत अच्छा योद्धा था, बालार्जुन उसका जो उपनाम था बालार्जुन इसलिए था क्योंकि बचपन से ही वो अर्जुन के समान तीरंदाज था। ठीक है, वीर तो था ही। जो इंटरेस्टिंग बात इसमें ये आ रही है, माया विमानम इमिति नाटकम अरचयो। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक बहुत अच्छा साहित्यकार था। उसने एक नाटक लिखा था माया विमानम। ये समकालीन देखिए, ये किसके समकालीन है? लगभग लगभग उत्तर में आप देखिए जो वर्धन वंश था, हर्षवर्धन। दक्षिण में आप देखिए तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का था। ये कंटेम्पररी रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में ये छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल में महाशिवगुप्त बालार्जुन, उधर चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय और इधर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी बहुत अच्छा साहित्यिक अभिरुचि वाला राजा था, है ना। बाण भट्ट जिसके दरबार में थे और खुद हर्षवर्धन ने भी बहुत सारी चीजें लिखी। ऐसी ही माने साहित्य प्रियता की बात करता है ये शिलालेख महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। माया विमानम इति नाटकम अरचयो। अब इसकी अगर हम डेट निकालें, जिस जगह से ये मिला वहां से महाशिवगुप्त बालार्जुन के 9 सेट कॉपर प्लेट्स भी मिले। 9 सेट कॉपर प्लेट्स। और उस कॉपर प्लेट से पता चलता है कि उस प्रेमाइसिस में 6 मंदिर हैं। युगल फॉर्म में 2 सेंटर में हैं, उदयेश्वर और बालेश्वर, और चारों कोने में 4 और हैं। पंचायतन मंदिरों की जो विशेषता होती है, तो उसमें राजा अपने ग्रेट ग्रैंडफादर उदयन के नाम पे उदयेश्वर मंदिर बना रहा है, अपने नाम पे बालेश्वर मंदिर बना रहा है, अपनी पत्नी अमर देवी के नाम पे अमरेश्वर बना रहा है, दूसरी पत्नी अब्बनिबड्डी के नाम पे अब्बेश्वर बनवा रहा है। पूरा जिक्र आता है। आप कॉपर प्लेट्स और ये स्टोन इंस्क्रिप्शन और वो पूरा जो प्रेमाइसेस का आर्किटेक्चर है, इनको एक साथ रख के देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात मिलता है, समझ में आता है। तो ये काम कब हो रहा है? महाशिवगुप्त बालार्जुन की 2 पत्नियां थी ना, आपको अभी मैंने बताया। अमर देवी नाम से पता चलता है नॉर्थ इंडियन है। अब्बनिबड्डी कर्नाटक की थी। तो देखिए उस समय शादी ब्याह जो होता था एक पॉलिसी मैटर होता था। राजा जो है अलग अलग डायनेस्टीज में शादी ब्याह इसलिए करते थे ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो। वो एक राजनयिक निर्णय होता था। फैमिली निर्णय से ज़्यादा, व्यक्तिगत निर्णय से ज़्यादा राजनयिक निर्णय होता था और राजा के लिए जरूरी भी होता था उस समय। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों से मधुर संबंध थे, तभी तो वो सेंट्रल भारत में छत्तीसगढ़ में इतने मजबूत स्थिति में थे। आप सोचिए, नहीं तो उत्तर में जो चक्रवर्ती राजा हर्षवर्धन और इधर जो पुलकेशिन द्वितीय थे जो नर्मदा के तट पर लड़े थे, इनके बीच में तो ये पिसा जाते ना, क्या स्थिति रह जाती। जो नलों के समय क्या हुआ, वाकाटकों और नलों के बीच में जो युद्ध होता था, कभी नल जाके वाकाटक पे हावी होते थे, कभी वाकाटक आके नलों पे हावी होते थे। वो जमाना ही ऐसा था, जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन है वो राज्य विस्तार के लिए उतना ज्यादा संघर्ष करेगा, युद्ध होंगे। तो ये वो दौर था 7th सेंचुरी एडी का। और दूसरी बात एक और जानिए कि वो जो समय था आज से 1500 साल पहले छत्तीसगढ़ के लिए कैसा समय था कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो पिता थे हर्षगुप्त का विवाह जो है मगध के मौखरी राजा की बेटी वासटा से हुआ था। वासटा जो सूर्य वर्मा की बेटी और भास्कर वर्मा की बहन थी। अब आप सोचिए 7th सेंचुरी एडी में आज से 1500 साल पहले दक्षिण कौशल की क्या स्थिति थी कि मगध जैसे राज्य की बेटी यहाँ ब्याही जा रही थी। भाई बेटी आदमी कहाँ ब्याहता है? या तो अपने समकक्ष या अपने से श्रेष्ठ कुल में, है ना। तो ये पोजीशन थी छत्तीसगढ़ की। और बाद में हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको दिखता है ना, क्यों दिखता है? क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से हमारा रिलेशन रहा है। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो रहा
सिरपुर में आप जाएंगे, सिरपुर में देखेंगे, घूमेंगे, महसूस करेंगे उस समय के इतिहास को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उसी समय के एक्सकवेशन के कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए लगा दिया था कि चीज़ें कितनी खराब स्थिति में मिलती हैं। है मतलब आप लोग कहीं भी मेरे साथ जाएंगे तो बोलेंगे जो चीज़ें आपको बिल्कुल खराब दिखेंगी वो मेरे को बहुत सुंदर दिखती हैं, क्योंकि खंडहरों का अपना सौंदर्य होता है ना, खंडहरों का अपना सौंदर्य होता है। कई लोग बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत खराब स्थिति में है, ये क्या कर रहे हैं, विभाग के लोग सोते रहते हैं। वो आपका नजरिया है, आपको लग रहा है कि ये टूटा फूटा है, खराब है, इसको अच्छा होना चाहिए। हमको क्या लगता है, नहीं ये मूल स्थिति में है, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। उसमें अगर हम कुछ एडिशन अल्टरेशन किए तो उसकी जो मौलिकता है खत्म हो जाएगी। वैसे भी हमारा रूल कहता है कि जो चीज जिस स्थिति में मिला है उसको उसी स्थिति में आपको मेंटेन करना है, उसमें कुछ जोड़ना या घटाना नहीं है। तो खंडहरों का अपना एक सौंदर्य है, वो देखने की दृष्टि होती है। ये बाद में इनको थोड़ा कंजर्वेशन करके ठीक किया जाता है, क्योंकि जब मैंने एक्सकेवेशन को अगर हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से जोड़ करके देखें बहुत सिंपल एग्जांपल में, तो मान के चलिए कि ये धरती के गर्भ से आ रहे हैं ना बाहर, धरती के गर्भ से बाहर आ रहे हैं। जब कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बोलते हैं ना इसको तुरंत इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुत संभाल के रखो। तो ये एक्सकेवेशन के बाद जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एंटिक्विटीज़ हैं, वो भी उतनी ही सेंसिटिव होती हैं, उनको बहुत संभाल के रखना होता है, उनको प्रॉपर कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई आर्टिफैक्ट ऐसा है जो बोन्स का, आइवरी का, मेटल का है तो उसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर वो आयरन है तो जैसे ही बाहर आया ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, जंग लग के वो डस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों की केयर की बहुत ज़रूरत होती है। ये फोटोग्राफ्स में आप जो देख रहे हैं ये सिरपुर में हर्षगुप्त विहार का है, उसके एक्सकवेशन के समय का। तो जो मोनास्ट्री होता है, मोनास्ट्री का प्लान आप देखेंगे, सबसे पहले प्रवेश मंडप होगा। प्रवेश मंडप से जब आप जाएंगे तो एक अंतराल आएगा, बरामदा चारों तरफ, बीच में होता है ये सभा मंडप। ये जो है सभा मंडप है, सामने गर्भगृह है जिसमें बुद्ध की मूर्ति होती है, और उसके बाजू में पार्श्वगृह होते हैं जिसमें जो अटेंडिंग गॉड हैं, जैसे बुद्ध हैं तो बुद्ध के बाईं ओर पद्मपाणि, दाईं ओर वज्रपाणि होंगे, अटेंडिंग फिगर। और उसके बाद ये यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु या बौद्ध आचार्य ये बैठ करके उपासना किया करते थे। या एक्चुअली जो बौद्ध विहार थे वो क्या थे, एक्चुअली वो रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भिक्षु जो हैं, नव प्रवेशी भिक्षु जो हैं, वो रह करके बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से धर्म पे केंद्रित थी। इसके ठीक सामने जो है बालेश्वर भट्टारक मठिका मिला है, मठ। हिंदू धर्म में उसको मठ कहते थे, बौद्ध धर्म में उसको विहार कहते थे, जैन धर्म में भी विहार कहते थे। विहार का नाम ही इसलिए पड़ा है ना। तो विहार जो है उसका मूल पर्पस ही वही था। क्या होता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक परंपरा है, चातुर्मास, जानते हैं? चातुर्मास की परंपरा है जिसमें जो बौद्ध और जैन श्रमण होते हैं, आजीवक होते हैं, मुनि संत जो होते हैं उनके, वो बारिश के 4 माह वो भ्रमण नहीं करते, एक जगह स्थिर होते हैं। तो इस दौरान वो एक जगह रह करके वो जो बिहार में रहने वाले जो एडमिशन लिए हुए भिक्षु होते थे उनको शिक्षा दीक्षा देते थे धर्म की। इस दौरान वो अपने ग्रंथों की भी रचना करते थे। इसीलिए बिहारों को जो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला उसका कारण यही है। हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये सब बड़े विहार हुआ करते थे। सिरपुर के जो विहार थे इसके बारे में अभी तो रिमेन्स तो बहुत अच्छे नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेनसांग सिरपुर आए थे ये बात कही जाती है। वेनसांग का जो अकाउंट है, उसका जो ट्रेवलॉग है, CU की ट्रेवल्स ऑफ युआन चुआंग, जिसका सैमुअल बिल ने ट्रांसलेशन किया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वेनसांग कहता है कि सिरपुर में 100 संघाराम थे। संघाराम मतलब विहार, संघ जहाँ आराम करे, संघ बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। तो संघ मतलब बौद्ध अनुयायी, वो जहाँ आराम करे वो विहार। तो विहार एक्चुअली उनके लिए विश्राम स्थल ही जैसा था। तो शिरपुर में 100 संघाराम थे और लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? वेनसांग।
जो सिरपुर में था। ये वो कह रहा है जिसने सिरपुर को देखा है, हमने तो नहीं देखा उस समय में जाकर। तो अभी तक सिरपुर में जो 38 माउंड एक्सकवेट हुए हैं, उनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा विहार हैं, और अभी भी सैकड़ों टीले हैं सिरपुर में जो अनएक्सकवेटेड हैं। तो जिस रेशियो से मोनेस्ट्री मिल रहे हैं खुदाई में, तो इसमें कोई संशय नहीं कि वेंसांग की बात सही हो सकती है। और 100 संघाराम 10,000 बौद्ध भिक्षु, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें लगाइए, तो एक संघाराम में कम से कम 100 भिक्षुओं को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और सिरपुर के संघाराम को आप देखिए, इसमें तो नहीं है वो फोटो, ये मल्टी स्टोरीड थे। अब सुपर स्ट्रक्चर तो कोलैप्स हो गया, मिला नहीं हमको, तो केवल बस ग्राउंड फ्लोर ही मिला है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में ऊपर की ओर जाने वाली जो सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स मिले हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मल्टी स्टोरी थे। ग्रेनरीज मिले हैं, ओवरग्राउंड ग्रेनरीज मिले हैं मोनास्ट्री से। तो ग्रेनरीज में कोई दरवाजा नहीं होता था, वो फर्स्ट फ्लोर से ही जाके एक्सेस होता था। तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि ये कई मंजिला होती थी, इसीलिए तो इतने लोग एकोमोडेट होते थे। ये भी मोनास्ट्री है, ये देखिए, ये सफाई होने के बाद ये आपका जो है मार्केट एरिया है, बाजार, क्योंकि इतना बड़ा राज्य, मैंने हर गांव में एक बाजार होता है, तो ये तो राजधानी थी, राजधानी का बाजार कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो ये देखिए कितना व्यवस्थित ये सड़कें हैं, है ना, कुआं भी बना हुआ है, आते जाते राहगीरों को प्यास लगी तो वो कुएं से पानी पी सकते हैं। ये एक टावर बना हुआ है, वो नहीं इतना ही मिला, ये रहा होगा बहुत ऊपर, क्योंकि ये जो महानदी है बाजू में बह रही है, इसके बाजू में महानदी बह रही है। तो महानदी में जो बोट चलती थी, क्योंकि उस समय जो व्यापार होता था जल मार्ग से, नावों के माध्यम से होता था, और जो बोट चलती थी तो रात में या अंधेरे में अगर कोई बोट आ रही है तो उसको कहाँ पे आना है, तो वो लाइट हाउस ऊपर इंडिकेट करता था। लाइट हाउस आज भी देखे होंगे, जो पोर्ट या जो बंदरगाह होते हैं वहाँ ये होता है। और किनारे ये देखिए, ये जो स्पेस है यहाँ पे डिस्प्ले कम सेल, आप बाजार में देखेंगे ना, सामने ऐसे सजा के रखते हैं अपनी चीज़ों को, ताकि आने जाने वाले देखें और फिर मोल भाव करके लें। पीछे ये इनका घर बना हुआ है, व्यापारी जो कम्युनिटीज़ हैं, और इसमें देखिए, इसमें भी इस तरीके की, सॉरी मैं डर गया तो 16 ना, तो ये जो है इसमें भी ऐसा बना हुआ है बीच में। एक्चुअली क्या है, कोर्ट यार्ड जो होता है गांव में, अभी भी देखेंगे जो घर बनता है तो बीच में एक आंगन होता है, खुला आंगन होता है, जिसमें बारिश का पानी गिरता है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होता है, बाहर निकलता है। तो हवा और प्रकाश की व्यवस्था के लिए ये उस समय मकान बनते थे। ये देखिए, ये फीचर देखिए और ये फीचर देखिए, ये एक रिलीजियस आर्किटेक्चर का पार्ट है और ये जो है एक सेकुलर आर्किटेक्चर का पार्ट है, एक मकान का हिस्सा है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ग्रेनरीज हैं, अंडरग्राउंड ग्रेनरीज। सिरपुर में मोनास्ट्री में आप देखेंगे तो ओवरग्राउंड ग्रेनरीज हैं, और घरों में आप देखेंगे व्यापारियों के तो अंडरग्राउंड ग्रेनरीज हैं। अब जो है ये ब्रॉन्जेस, जो धातु की मूर्तियां सिरपुर में मिली हैं, स्तूप है, वज्र है, ये बने बौद्ध धर्म में जो 3 यान थे, 3 संप्रदाय थे, हीनयान, महायान, वज्रयान, इन तीनों की उपस्थिति का संकेत यहाँ पे हमको मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रेनरीज हैं यहाँ इतनी मात्रा में मिल रही हैं, सिरपुर में बहुत मिल रही हैं। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में क्वाइंस देखिए, जो इंडिया के सबसे पुराने क्वाइंस हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। नलों के क्वाइंस मिल रहे हैं, कलचुरियों के क्वाइंस मिल रहे हैं, शरबपुरियों के क्वाइंस मिल रहे हैं। लेकिन शरबपुरियों के बाद जिन्होंने शासन किया सिरपुर में सबसे लंबे समय तक, पांडुवंशी या जिनको अर्ली सोमवंशी कहते हैं, इन्होंने 250 से 300 साल तक सिरपुर को राजधानी बना के राज किया। लेकिन इस 250-300 साल में एक भी सिक्का नहीं जारी किया। पांडुवंशी राजाओं का एक भी सिक्का नहीं मिलता, न सिरपुर से, न छत्तीसगढ़ से, न छत्तीसगढ़ के बाहर से। विष्णु का मंदिर, क्योंकि ओम नमो पुरुषोत्तमाय शुरू हो रहा है मंदिर में, अगर शिलालेख मिल रहा है तो वो शिलालेख स्टार्ट उसी से होगा जिस मंदिर को डेडिकेटेड, वो जिस देवता को डेडिकेटेड वो मंदिर है। फिर लक्ष्मण मंदिर में आप देखेंगे जो उसका डोर पैनल है,
उसमें विष्णु के दशावतारों का अंकन है, दशावतार हैं। और उसके बाद जो ललाट बिंब होता है, जो आप प्रवेश द्वार का सबसे ऊपर का मध्य भाग देखेंगे, ललाट बिंब सेंट्रल पार्ट, उसमें अनंत शेषशायी विष्णु की मूर्ति है, लेटे हुए विष्णु शेष शैया पे, लक्ष्मी हैं, गरुड़ हैं, सब हैं साथ में, नाभि से कमल निकल रहा है, ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एविडेंस है वो चीख चीख के कह रहा है कि विष्णु मंदिर है, फिर हम लक्ष्मण मंदिर क्यों कह रहे हैं? तो लक्ष्मण कौन थे? शेषावतार। विष्णु जी किस पे सोए हैं? शेषनाग। भाई आप और हम चीजों की व्याख्या आइकनोग्राफी के हिसाब से कर रहे हैं ना, गांव वाले को थोड़ी ना पता है आइकनोग्राफी क्या होता है। हाँ, लेकिन रामायण महाभारत की कहानी सबको पता है। गांव में रहने वाले एक नहीं पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अपने देश की कहानी पता है कि रामायण और महाभारत में क्या हुआ था, क्योंकि वो गांव में बोली जाती है, सुनी जाती है और मुखाग्र याद रहता है लोगों को। लोगों को ये पता है कि लक्ष्मण कौन थे? शेषावतार थे। अब उन्होंने उसके ऊपर जो विष्णु जी लेटे हैं उनको नहीं पहचाना, लेकिन वो शेष शैया पे लेटे हैं तो शेष को शेषावतार लक्ष्मण मानते हुए मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर रख दिया। तो ये लोकल नॉमेनक्लेचर है। अब जैसे परशुराम है, परशुराम की एक मूर्ति है डिपाडी में, परशु लिए हुए हैं, ठीक है। अब आप उसको आइकनोग्राफी के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ भाई ये परशुराम है, परशु धारण किए हुए हैं। गांव वालों ने क्या नाम रखा? टांगीनाथ, टंगिया धरे है टांगीनाथ। तो ये लोकल नॉमेनक्लेचर है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अभी आप सिरपुर जाके, सिरपुर से आके बोलेंगे अरे वाह सिरपुर का विष्णु मंदिर देख आया, लोग बोलेंगे कौन सा विष्णु मंदिर? आपको लक्ष्मण मंदिर को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी वो लक्ष्मण मंदिर के रूप में ही अडॉप्ट किया जाता है। तो लोकल नोमेनक्लेचर क्या है, वास्तव में क्या है, इनके बीच कनेक्शन क्या है, ये सब चीजों को हमको जानने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका पचराही जो कवर्धा जिले में है, वहाँ एक्सकवेशन हुआ था, हाफ नदी के किनारे। ये पूरा मैकल रेंज है, मैकल पहाड़ के नीचे ये हाफ रिवर बह रही है यहीं। ये वहाँ एक्सकवेशन में जो टेम्पल और क्वाइंस मिले थे, फणी नागवंशी डायनेस्टी का रूल था ये कवर्धा वाले क्षेत्र में। ये महेशपुर सरगुजा का क्षेत्र है, यहाँ पे भी ये बहुत सारे मंदिर के अवशेष हैं, आदिनाथ हैं, विष्णु हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको आइकनोग्राफी के बारे में। जैसे बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों को आप देखेंगे, बुद्ध की या तीर्थंकरों की, तो लगभग लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं, है ना। मैंने बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत साधारण तौर पे आप देखें तो जैन मूर्तियों में वो अनक्लाड होती हैं, वो मतलब वस्त्रहीन दिखाई जाती हैं जैन मूर्तियां। पहला लक्षण तो ये है। दो तीन लक्षण ऐसे हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। लंबू कर्ण, कान लंबे होते हैं, है ना। आजानुबाहु, उनके जो हाथ हैं वो घुटनों को छूते हुए लंबे प्रदर्शित किए जाते हैं। त्रिवली मार्क, गले में 3 धारियां होती हैं। ये जो मतलब विद्वानों के जो लक्षण बताए गए हैं, वो लक्षण हमको दोनों में मिलते हैं। श्रीवत्स लांछन, यहाँ छाती में श्रीवत्स बना हुआ वक्ष पे मिलेगा। अब दोनों के ही कर्ली हेयर होते हैं, कुंचित केश, दोनों के, बुद्ध के भी और जैन के भी। तो इतना कुछ सिमिलर होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अच्छा, बुद्ध और जैन इन दोनों को आसनस्थ भी दिखाया जाता है, स्थानक भी दिखाया जाता है, खड़े हुए भी। लेकिन जैन मूर्तियों को कभी लेटे हुए नहीं दिखाया जाता। बुद्ध की मूर्ति को लेटे हुए भी दिखाया जाता है, उसी तरह जिस तरह विष्णु को लेटे हुए दिखाया जाता है ना। तो जो विष्णु लेटे हैं वो अनंत शेषशायी मुद्रा कहलाती है, क्योंकि वो क्षीर सागर में अनंत सैया पे। देखिए मूर्तियां क्या हैं, एक्चुअली पुराणों में जो कहानियां हैं उनका वो रिफ्लेक्शन है, जो मूर्ति के रूप में हमको, वो पौराणिक कहानियों से हमको शिक्षित करने के लिए ये सब बनाया गया। मंदिर में क्यों लगाया गया? क्योंकि मंदिर भी उस समय शिक्षा के केंद्र थे, है ना। मंदिर जाते थे तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को समझते थे। लेकिन जैन मूर्तियां केवल या तो आसन मुद्रा में होंगी या तो स्थानक मुद्रा में होंगी। बहुत माइन्यूटली भी आप देखिए, जो उस समय के शिल्पी थे, कलाकार थे, वो काम इतना परफेक्ट करते थे।
कुंचित केश हैं, मान लीजिए कि केवल आपको एक सिर मिला, आप कैसे पता करेंगे कि बुद्ध का है या जैन का है? क्योंकि बाकी बॉडी में तो ये तो इनका तो पूरा बेयर बॉडी होगा, लेकिन अगर बुद्ध होंगे तो यहाँ पे चीवर धारण किए रहेंगे, एक वस्त्र का पट्टी जो है, कपड़े का पट्टी जो है वो आपको संघाटी या चीवर के रूप में दिखाई देगा, लेकिन इनके में नहीं दिखाई देगा, जैन में, बुद्ध में दिखाई देगा। लेकिन केवल अगर मान लीजिए आपको इतना ही हिस्सा मिला है, इतना ही हिस्सा मिला है सिर का, तो आप कैसे पहचानेंगे कि बुद्ध का सिर है या जैन का सिर है? शिल्पी ने पर्याप्त गुंजाइश छोड़ी है आपके जानने के लिए। बुद्ध की जो केश राशि है, करली हेयर, क्लॉकवाइज होंगे और जैन की एंटी क्लॉकवाइज होंगे। मैंने इतना माइन्यूट डिटेल होता है आइकोनोग्राफी, केवल समझने की फर्क है। लेकिन ये आदिनाथ हैं, इनके करली हेयर नहीं है, इनके जटाएं हैं। तो 24 जैन तीर्थंकरों में केवल आदिनाथ ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनकी जटाएं जो होती हैं, कुंचित केश नहीं होता, इनकी जटाएं होती हैं जैसे शंकर भगवान की जटाएं, और कंधे तक लटकती हुई होती हैं, कंधे तक झूलती हुई होती हैं। और 24 जैन तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर ऐसे होते हैं, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, जिनके साथ स्नेक का एसोसिएशन होता है। पार्श्वनाथ के पीछे 7 स्नेकहुड होता है और सुपार्श्वनाथ के पीछे 5 स्नेकहुड होता है। ये मटकू द्वीप है, यहाँ से आप बिलासपुर जाएंगे तो ताला के पहले शिवनाथ नदी में एक आइलैंड जैसा बना हुआ है। शिवनाथ नदी आती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है। तो ये बीच में जो टापू जैसा है, यहाँ पे ये जगह है मटकू द्वीप, जहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था। तो ये देखिए ज़्यादा नीचे नहीं है ज़मीन के, मैंने 20-25 सेंटीमीटर से मिलना शुरू होता है। हुआ क्या था यहाँ पे, ये एक्चुअली क्या हुआ कि नदियाँ अपना कोर्स चेंज करती हैं समय के साथ, पैलियो चैनल भी बनाती हैं। कई जगह जमराव में हमको पैलियो चैनल भी मिला। नदी एक समय के बाद अपना रूट बदलती है, जो भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं उसके आधार पे। तो यहाँ पे जो पहले तो नदी एक ही थी, धारा एक ही थी। अब क्या होता है कि समय के साथ हम लोग नदी के साथ, प्रकृति के साथ, पहाड़ों के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं। तो लोग रेती निकालते 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 उसके एक एरिया को कमज़ोर कर दिया, उन्होंने वीक कर दिया। तो अब नदी तो है, जल की धारा है, दबाव पड़ा, दूसरा उसने चैनल बना लिया। रेत तो पहले ही से निकला हुआ था, जहां पानी को रास्ता मिला अपना रास्ता बना लिया। तो ऐसे 2 धाराएं बन गई। यहाँ पे अभी भी बहुत बाढ़ आता है, मटकू द्वीप में अभी भी बारिश में वहाँ का जो पुजारी है छत में चढ़ जाता है, मतलब पूरा पानी भर जाता है, ये जगह डूब जाता है। तो जब हम लोग वहाँ एक्सकवेशन कर रहे थे तो हम लोग भी फंस गए थे, क्योंकि 2 एनीकट बना हुआ है, पुल बना हुआ है, लेकिन पुल से 10 फीट ऊपर पानी चल रहा है, तो वो पुल क्या काम का, आपका कोई काम नहीं आएगा। तो मैंने हम लोग अंदर सर्किट हाउस में, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, वहाँ फंस गए। फिर बाहर से डोंगी जो होता है, छोटा वाला नाव, उससे हम लोगों के लिए राशन पानी आता था। फिर हम लोग वहाँ पे, तो काफ़ी दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती। तो ये जो मंदिर थे वहाँ पे मटकू द्वीप में, ये पूरे के पूरे उस फ्लड वाटर में कोलैप्स हो गए, बह गए। ये वही है, आप देखिए इसके गिरने का तरीका देखिए, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे सरके हुए हैं हम, है ना। ये देख रहे हैं ना, शिवलिंग नीचे दबा हुआ है, पत्थर गिर गए हैं, ये इस पोजीशन में मिले। बाद में फिर इसको रिस्टोर किया गया। ये जैसे पत्थर जो मिले, तो क्या होता है कि हम सिमिलर पीरियड के जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स मिले हैं उनका स्टडी करके, हम उनका एलिवेशन प्लान का स्टडी करके धीरे धीरे उनको जोड़ते हैं। फिर अब ये ऐसा दिखता है। फिर ये तुरतुरिया में एक असफल एक्सकवेशन हुआ था हम लोगों का। वहाँ पे क्या है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, तो वहाँ पे काम नहीं हो पाया। ये बुद्ध की वहाँ एक मूर्ति है जो डिफेस की हुई है, और ये मुद्रा है। बुद्ध के जीवन काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम उनके मुद्राओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आप मगध का जो क्षेत्र है, मगध जहाँ बोध गया में उन्होंने ध्यान किया था, वहाँ के मूर्ति शिल्प को आप देखेंगे, मगध शैली की जो मूर्तियाँ हैं उनमें बुद्ध जो है पद्मासन मुद्रा में है, ध्यानस्थ वज्र पद्मासन, दोनों हाथ, माने बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, और अर्ध उन्मिलित नेत्र ध्यान मुद्रा में है। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्होंने तपस्या की थी। वो घटना जो है शिल्पी जो है वो कला में लाता है। कलाकार क्या करता है, चाहे वो मूर्तिकार हो, चित्रकार हो, अपने समकालीन घटना को कला में लाता है। ठीक है,
आज भी कंटेम्प्ररी जो पेंटिंग है उसमें क्या करते हैं लोग, तो उस समय भी चूंकि वहाँ की जो मान्यता थी, वहाँ के वातावरण में ये था कि ये धरती ऐसी है जहाँ बुद्ध ने तपस्या की, तो वहाँ के जितने मूर्तिकार थे अपने शिल्प में बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाते थे। सारनाथ चले जाइए, बनारस, तो सारनाथ में आपको जब बुद्ध मूर्तियों को देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये मूर्तियां बन रही थी, क्योंकि गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहाँ गए, सारनाथ, और वहाँ पे उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्य आनंद सहित जो 5 शिष्य थे उन्होंने पहला डिस्कोर्स, पहला प्रवचन उनको दिया था। ये जो है व्याख्यान मुद्रा या जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है, ये घटना कहाँ घटी, बनारस में। तो इसीलिए सारनाथ की शैली में आप देखेंगे तो बुद्ध की मूर्तियां ऐसे ही बने हैं, इस प्रकार से बनी हैं। अब आप छत्तीसगढ़ में अब आएंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो बुद्ध की जो अधिकांश मूर्तियां हैं वो किस मुद्रा में मिलती हैं, ये भी छत्तीसगढ़ की ही है, रेयर है। सिरपुर में या छत्तीसगढ़ में कहीं भी सबसे ज़्यादा मूर्तियां तो सिरपुर में ही मिली हैं और भी जगहों से मिली हैं। बुद्ध की छत्तीसगढ़ में जो मूर्तियां मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूर्तियां भूमि स्पर्श मुद्रा की। क्यों है भूमि स्पर्श मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होता है, वो भी इस बैठेंगे पद्मासन में ही बैठेंगे, पद्मासन में बैठने के बाद ये बैठने के बाद बायां हाथ गोद में ही रहेगा और दाहिने हाथ से ये जमीन को टच करते हैं, अर्थ टचिंग एटीट्यूड, भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या इंडिकेट करता है, आप देखेंगे कि अभिधान शतक जो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, अभिधान शतक नेपाली ट्रेडिशन का ग्रंथ है, 11th-12th सेंचुरी का है, लेट है, लेकिन जो अभिधान शतक है वो कहता है कि उत्तर कोसल के राजा प्रसेनजीत और दक्षिण कोसल के राजा नाम नहीं बताता। उत्तर कोसल के राजा का नाम बताता है, दक्षिण कोसल के राजा का नाम नहीं बताता। और उत्तर कोसल का राजा जो प्रसेनजीत था, जानते हैं उसका टाइम क्या है, 6th सेंचुरी BC, मतलब महात्मा बुद्ध के समकालीन। जिस समय महात्मा बुद्ध थे उस समय उत्तर कोसल में प्रसेनजीत का शासन था और उस समय दक्षिण कोसल का भी जिक्र आ रहा है, लेकिन यहाँ के राजा का नाम उस ग्रंथ में नहीं मिलता, अज्ञात नाम ना। तो इनके बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जबकि उसके पहले आप जाइए रामायण काल में क्या हो रहा है, मैट्रिमोनियल रिलेशन हो रहा है, समीकरण बदलते रहते हैं। तो उत्तर कोसल के राजा और दक्षिण कोसल के राजा के बीच जब युद्ध की स्थिति निर्मित हुई तो महात्मा बुद्ध सुलह कराने के लिए दक्षिण कोसल आए थे। ये कौन कह रहा है, अभिधान शतक, वो ग्रंथ कह रहा है। और यहां पे उन्होंने चातुर्मास भी व्यतीत किया बुद्ध ने। तो जो बुद्ध के जीवन काल की एक बहुत बड़ी घटना है, मार विजय की घटना, जैसे हमने ध्यान तपश्चर्या की बात की, प्रथम प्रवचन की बात की, वैसे ही उनके जीवन में एक और घटना घटी थी, वो है मार विजय। मार विजय का मार मतलब क्या होता है, मार, हम सब के अंदर मार है, अपस मार है। अब मार मतलब ग्रीड, कामना, लालसा, वासना, जो इस प्रकार की बुराइयां हैं उनको कहा जाता है मार। तो इस मार पे जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो उसको मार विजय की, माने ओवर केम द ऑल डिजायर, अपने समस्त इच्छाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो इस विजय का साक्षी उन्होंने किसको माना, धरती को माना। इस विजय का साक्षी उन्होंने धरती को माना। इसीलिए ये जो इंसिडेंट को इंडिकेट करता है वो अर्थ टचिंग एटीट्यूड, भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाता है। और अभिधान शतक के डिस्क्रिप्शन और सिरपुर से जो मूर्तियां मिल रही हैं, इन दोनों को अगर आप एक साथ रख करके देखो तो ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध का जो ये मार विजय वाला इंसिडेंट है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। जैसे गया और सारनाथ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कहता है। एंशिएंट आर्ट में आप देखेंगे तो वो अपने समकालीन घटनाओं को कहीं ना कहीं लाते हैं कला में। अब आपको समझना पड़ेगा उस पीरियड में क्या हो रहा था, किस इंसिडेंट को लेकर के ये सब चीज़ हो रहा था।
ये आपको समझना पड़ेगा और बहुत सारे एविडेंस को सामने ला करके तार्किक दृष्टि से, ऐसे ही नहीं कि मतलब हम सोच लिए तो ऐसा ही है। मैं ये केवल एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मान रहा हूँ कि यही सच है, क्योंकि सच, हमारा काम सच को जानने की कोशिश करना है, सच को उद्घोषित करना नहीं है, क्योंकि पूरा सच हमें नहीं मालूम। हम सब जो है उन चार अंधों की तरह हैं जिनके रास्ते में हाथी मर के पड़ा हुआ है। मेरे हाथ में पैर आया तो मैंने कहा कि खंभा है, आपके हाथ में सूंड आया तो आपने कहा पाइप, किसी के हाथ में कान आया तो किसी ने कहा सुपा है, किसी के हाथ में पूंछ आया तो बोला रस्सी है। तो अब इन चार अंधों में से खुद को न रख करके आंख खोलने की जरूरत है, तभी वास्तविक पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, ये तो हाथी मरा हुआ पड़ा है। तो इसीलिए हम ये सब करते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, लिखते क्यों हैं, ताकि हम सच्चाई को बेहतर परिप्रेक्ष्य में देख सकें और समझ सकें। आगे बढ़िए, लेट होगा तो बताइएगा, मैं समाप्त कर दूंगा। तरी घाट है आपका खारून नदी के किनारे, ये वहीं के एक्सकवेशन का है। ये देखिए, ये क्वाइंस का होर्ड मिला था पूरा का पूरा, ये सारे कुशाणा क्वाइंस हैं, ये वहां से मिले थे। ये देखिए, ये भी क्वाइंस हैं, कॉपर क्वाइंस, लोकल डीटी, इसमें एलिफेंट बना हुआ है, देख रहे, एलिफेंट डीटी। मल्हार में भी ऐसे क्वाइंस मिले हैं, यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनके सिक्के हैं, और ये कुषाण राजाओं के सिक्के हैं। अब यहाँ रोमन राजाओं के सिक्के मिले हैं, अकलतरा से, ठठारी से रोमन राजाओं के सिक्के मिले हैं, कुषाण राजाओं के सिक्के मिले हैं। अब ये रोमन, ये कुषाण भारतीय नहीं थे। सिरपुर में काई युआन का सिक्का मिला है, चीनी राजा का। तो यहाँ चाइनीज भी मिल रहे हैं, कुषाण भी मिल रहे हैं, रोमन भी मिल रहे हैं। तो क्या उनका शासन था? नहीं, व्यापार। क्वाइंस जो हैं वो ट्रेड के थ्रू आते जाते थे। चीन का सिक्का कैसे आया? ह्वेनसांग के साथ नहीं, वो अकेला सिक्का इस बात का प्रमाण है कि ह्वेनसांग आया था, नहीं तो लोग क्वेश्चन मार्क अभी भी लगाते हैं कई लोग कि वो ये सिरपुर नहीं आया था, महाराष्ट्र वाला सिरपुर में आया था। तो ये रिपोजे क्वाइन है। इस प्रकार के सिक्के भी भाई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो गढ़ वाली जो संरचना मिलती है ये केवल दक्षिण कोसल में मिलती है। ये भी सिक्के केवल दक्षिण कोसल में मिलते हैं, इंडिया में और कहीं नहीं मिलते। रिपोजे क्वाइन, ठप्पांकित सिक्के, इनका केवल ऑब्वर्स है, रिवर्स नहीं है। आप सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ये एक पहलू वाला सिक्का है दूसरा पहलू नहीं है, मतलब दूसरे पहलू में इसका इंप्रेशन बस मिलेगा। उसके बाद ये बीट्स हैं, लोगों की अभिरुचि का पता चलता है। देखिए, कार्नेलियन है, आपका अगेट है, सेमी प्रीसियस स्टोन है, टेराकोटा भी हैं। आगे ये डमरू में भी एक्सकेवेशन हुआ। ये देखिए, जो सर्कुलर इस स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे थे, ये जो वोटिव स्तूपा, ये उनके रिमेन्स मिलते हैं। बड़ा भी मिला है, अभी हाल ही में रीवा में ये चीज़ें मिल रही हैं, आरंग के पास रीवा में। जी, सील और सीलिंग्स भी मिले हैं। ये ब्राह्मी का म है, ब्राह्मी लिपि में ये जो चार जैसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली म है। ये राजिम में एक्सकवेशन हुआ था, हाल ही में हुआ है ये भी। प्लंडरिंग क्या होता है समझते हैं? छत्तीसगढ़ की बहुत सारी साइटों में प्लंडरिंग हुआ है। प्लंडरिंग मतलब जो पुराना नगर है, पुराना शहर है, पुरानी बस्ती है, उसके ऊपर बाद में बस गया शहर, नगर, गांव। जैसे सिरपुर में आप देखेंगे ना, सिरपुर में पुराने शहर के ऊपर ही नया गांव भी बसा हुआ है। राजिम में भी यही स्थिति है, रायपुर में भी पुरानी बस्ती में यही स्थिति है, रायपुरा में यही स्थिति है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पुराने जो नए लोग हैं जब कहीं पे खुदाई करते हैं तो उनको मिल जाता है ईंट पत्थर, पुराने जो टीले के, उन ईंट पत्थरों को निकाल करके उन्हीं से अपना नया घर बना लेते हैं। तो ये प्लंडरिंग होता है। ये देखिए, ये सॉइल का देख रहे हैं, ये सॉइल और ये सॉइल अलग है। ये क्यों अलग है? ये यहाँ से एक दीवार जा रही है सीधे, ये यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा वेट है, ये कम वेट है, ये ड्राई है, ये वेट है, क्योंकि वहाँ की दीवार निकाल ली गई। दीवार निकालने के कारण उसमें जो मिट्टी बाद में भरी वो ज़्यादा गीली है, क्योंकि वो पोरस हो गई, सॉलिड नहीं है। आपको इसका छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ।
कि कैसे हम सरफेस इंडिकेशन, मिट्टी की परतों को हम कैसे पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिपोजिशन को समझिए। मिट्टी की परतें हजारों साल में जमती हैं, एक एक परतें, और वो कैसे जमती हैं, उनका क्या निहितार्थ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2016 में वो उदयन दास जो डबल मर्डर हुआ था रायपुर में, आप लोग न्यूज़ में आप लोग गूगल करेंगे तो पता भी चल जाएगा। उदयन दास ने अपने पेरेंट्स को मार के सुंदर नगर में अपने बंगले में गार्डन में दफना दिया था। ठीक है, अब उसके बाद दफना के चला गया भोपाल में। भोपाल में एक लड़की के साथ लिव इन में रहा, उसको भी मार के वहीं फ्लैट में दफना दिया। और बाद में जब उसके लड़की के पेरेंट्स बंगाल कलकत्ता के थे, उन्होंने इंक्वायरी किया, पुलिस में एफआईआर किया, पुलिस ने टॉर्चर किया, उसने सब उगल दी। कमिट कर लिया कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, ये भी कमिट कर लिया कि मैंने अपने पेरेंट्स को मारा है। लेकिन कमिट करने से दोष सिद्ध नहीं होता, एविडेंस चाहिए। तो बंगाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, फॉरेंसिक टीम सब रायपुर आए थे, और यहाँ चल रही थी उदयन दास के बंगले में खुदाई। वो जेसीबी लगा के खुदाई कर रहे थे। तो उस समय आईजी साहब थे, रायपुर के नाम भूल रहा हूँ, प्रदीप क्या नाम था भैया उनका, प्रदीप सर जो थे यहाँ के आईजी। तो उन्होंने देखा, लाइव चल रहा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो। तो उन्होंने हमारे यहाँ, हमारे सीनियर थे राहुल सिंह सर, उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया कि बोले भाई कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट आदमी को वहाँ भेजो, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। जेसीबी से खुदाई चल रही थी, जेसीबी को नहीं पता। देखिए कोई भी हमारे हाथों में सेंसर होता है ना, सॉइल का डिपोजिशन क्या है। हमको इतना मालूम था, पेपर में जो पढ़ा था, कि उसने टॉयलेट का जो पिट होता है वो खुदवाया लेबर बुला के, और उसी में डेड बॉडीज को डाल दिया था। तो मोटा मोटा अनुमान था कि 8 से 10 फीट गड्ढा होगा, और 7 साढ़े 7 फीट तो गड्ढा कर ही चुका था जेसीबी। हमारा काम बहुत आसान हो गया था। हमने खाली चारों दीवार जो था उसका सेक्शन देखा, मिट्टी का सेक्शन। तो क्या होता है कि रायपुर में जैसे लोग घर बनाते हैं तो पहले कुछ और होता है, बाद में मिट्टी फिल करके। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो गार्डन वाला एरिया में उसने दफनाया था, और वहाँ पे करीब करीब आधा मीटर या पौन मीटर का एक ब्लैक कॉटन सॉइल का डिपॉजिट था, जो उसने गार्डनिंग करने के लिए जो मिट्टी ला के नहीं डंप करते हैं, वो फिलिंग था। उसके नीचे से सॉलिड और इम्पैक्ट जो सॉइल का लेयर है, जो नेचुरल सॉइल जो होता है बहुत सॉलिड होता है, नेचुरल सॉइल, वो स्टार्ट होता है। और उसी बीच में हमको जो है एक अगरबत्ती का झिल्ली मिला है, एक सेक्शन में फंसा हुआ, और गमले, जो सीमेंट के गमले होते हैं, उसका एक टुकड़ा मिला। अब बाकी 3 तरफ जो है कुछ भी नहीं था, बिल्कुल प्लेन था, नेचुरल सॉइल। तो हमको लगा कि भाई देखिए, जिधर की मिट्टी डिस्टर्ब होगी वहां अनवांटेड एलिमेंट मिलेंगे। खोद के वापस भरने के दौरान जो है बहुत सारी ऊपर की चीज नीचे चली जाती। तो हमने उसी एरिया को ट्रेस किया, और 1 घंटे में दोनों बॉडी निकाल के उनको दे दिया। तो वहाँ जो एसपी साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कैसे ये जान पाए कि यहीं पे है। तो वो उन्होंने कहा भी था, वो उदयन दास अंदर ही बैठा था, उसको बुलाऊं क्या? मैंने कहा मत बुलाइए सर, वो और मिसलीड कर देगा, वो यहाँ दफनाया है वहाँ दफनाया हूँ बोल देगा। तो वो हमारा काम है, कौन सी चीज़ कहाँ दबी हुई है ये जानना हमारा काम। तो ये हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आखिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ दबी हुई थी। तो हमने बताया उनको कि इसमें कोई जादू नहीं है, जस्ट ये आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लगातार जब वो काम करते हैं तो आपके अंदर वो स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। वही काम ही है आपका, आपके सॉइल को पहचानना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, क्या होगा, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। मंदिर विहार ये सब तो बन ही रहे थे, कब्रिस्तान भी बन रहे थे। सनौली में जो भी एक्सकवेशन हुआ, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, वहाँ क्या मिला है? कब्रिस्तान ही मिला है। अब देखिए, मंदिर या मकान बनेंगे तो जमीन के ऊपर बनेंगे, और कब्र बनेगा तो जमीन के नीचे बनेगा। अब कब्र को कैसे पहचानेंगे? जमीन के ऊपर टीला है तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जमीन के नीचे अगर ग्रेव है तो उसको कैसे आप पहचानेंगे? तो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है। धरती में जो हजारों लाखों साल में जो डिपोजिशन हुआ है, स्तरीकरण हुआ है भूमि का, इसमें ये बहुत कॉम्पैक्ट सॉइल रखता है। अगर किसी जगह पे आपको कब्र खोदनी है, आप क्या करेंगे? डिग करेंगे, डिग करके मिट्टी निकाल के इधर, फिर उसमें डेड बॉडी को बरी करेंगे और वापस से उसको भरेंगे। अब क्या हुआ? जिस जगह पे आपने डेड बॉडी को बरी किया है, उस जगह के सॉइल का टेक्सचर आपने बॉन्ड तोड़ दिया,
तो क्या होगा कि उसके आसपास जो कॉम्पैक्ट लेयर है उसकी अपेक्षा ये लूज हो जाएगी। अब उसके बाद क्या हुई, बारिश हुई। बारिश होने के बाद वहां पे जो वेजिटेशन होगा वो अपने आसपास की अपेक्षा तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहां की मिट्टी लूज है। वहां पे अगर घास उगेगी तो वो बड़ी होगी, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी जा रही हैं, पोषण मिल रहा है। और आज आजू बाजू का वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, सॉलिड है, तो वहां पे जो वेजिटेशन होगा बहुत छोटा होगा। इसी तरीके से, इस तरीके से हम बड़े बड़े साइटों को भी ढूंढते हैं, क्योंकि नेचुरल सॉइल फर्टाइल नहीं होता, लेकिन हैबिटेटेड सॉइल जो है वो फर्टाइल होता है। तो सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर, सॉइल का कंपोजिशन, ये हम लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, और उसके आधार पे चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। ये वहाँ से जो स्कल्पचर मिले थे टेराकोटा के, मेटल के, स्टोन के, राजिम से, ये गोल्ड प्लेटेड है, पार्श्वनाथ की है। ये देवरी जो है ये भी बलौदाबाजार जिले में, वहाँ से ये एक्सकेवेशन में नहीं मिला। पास में एक नदी बहती है, मनियारी नहीं, कुछ और नदी का नाम है, शिवनाथ की ही ट्रिब्यूटरी है, पास में बहती है, तो वहाँ से ये टूल्स मिले, वो भी बहुत रिच है। ये वो देवरी का साइट है जहाँ एक्सकवेशन हुआ। ये शिवलिंग मिले हैं लाइन से। और ये पास में आपका खारू नदी के किनारे जमराव है। ये देख रहे हैं ना पाउंडर्स, ये हैबिटेशन के उल्लेख है। यहाँ पे एक हार्थ मिला था, चूल्हा। ये देखिए ये पाउंडर्स हैं। ये कुछ इसका, ये पॉटर स्किल्न, कुम्हार का आवा है। इसके नीचे ये पूरे बर्तन रख के, और जो फायर किया था ना आवा, मिट्टी के बर्तन बना के, तो ये कुम्हार का आवा है। ये पूरा एक लेयर जो है वो पक गया है। ये कुछ स्कल्पचर हैं वहाँ के। ये क्वाइंस हैं, इसी प्रकार के क्वाइंस तरीघाट में भी मिले हैं, जमराव वहाँ रीवा में भी मिल रहे हैं। ये क्या होता था जानते हैं, सील और सीलिंग्स दो चीज़ें होती थी टेराकोटा की। क्वाइंस तो मिलते ही हैं, क्वाइंस इंस्क्राइब्ड भी होते हैं, अनइंस्क्राइब्ड भी होते हैं। इंस्क्राइब्ड क्वाइंस मिलने से हमको पता चलता है कि किस रूलर ने इसको इशू किया था। और टेराकोटा में आप जानते हैं उस समय जैसे राजा, ठीक है भैया, हाँ निकलिए, तो राजा या व्यापारी लोग होते थे, उनकी अपनी एक मुद्रा होती थी, मुहर, जो आजकल सरकार में भी अधिकारियों की पद मुद्रा होती है ना, उस तरीके की। तो वो होती थी, व्यापारी का होता था, तो जैसे वो माल कहीं भेजना है तो वो बस्ता बन गया, हो गया, उसके बाद उस पर सील लगा देते थे, फिर वो जहाँ डिलीवर होना होता था वहाँ जाके डिलीवर होता था। तो सील जो है वो इश्यूअर का होता था, और सीलिंग जो है जो रिसीव करता था उसका होता था। तो हमारे यहाँ से सील्स भी मिले हैं, सीलिंग्स भी मिले हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा अलग अलग पार्ट के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन था। महानदी के द्वारा हम उड़ीसा से, और उड़ीसा से फिर हम जो है इस तरफ जो बे ऑफ बंगाल के साथ जो ट्रेड हो रहा था उसके साथ समुद्रिक व्यापार से जुड़ जाते थे। सिरपुर एक्सकवेशन में एक हमको सीलिंग मिली है, वो है बंदरे मुबारक सूरत, सूरत में सूरत बंदरगाह का सील मिला है। तो लैंड रूट से भी हमारा ट्रेड जो है होता था। जो एक कार्नेलियन बीड अभी मैंने आपको दिखाया, सेमी प्रेशियस स्टोन बीड, वो पोरबंदर के आसपास मिलता है, यहाँ है ही नहीं, तो वो कहाँ से आ रहा है? ट्रेड रिलेशन है तभी तो आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं। देवभोग, आप देवभोग जानते हैं, उसका नाम क्यों पड़ा देवभोग? जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगने वाला चावल है वो यहीं से जाता था। तो उड़ीसा के साथ तो खैर हमारा कल्चरल रिलेशन बहुत पहले से रहा है, क्योंकि महानदी हम दोनों को जोड़ती है। ये टेराकोटा बीड्स हैं। ये रीवा पास में है, आरंग के पास, कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाइए। ये देखिए ये शॉकपीट है, ये मृतिका स्तूप, मृदा स्तूप जो है। शॉकपीट क्या होता था, ये पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। जब जल निकासी की व्यवस्था की जाती है तो बीच बीच में शॉकपिट बनाए जाते हैं, ताकि कचरा जो है वहाँ डंप हो जाए, नाली को जाम ना करे। तो सोचिए कितने एडवांस थे वो लोग, कितने हाइजीन थे, अपने साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे। ये वहाँ से जो क्वाइंस मिले हैं ये हैं, ये भी रिपोजे क्वाइन है। ये आपके जो इंडिया के सबसे पुराने क्वाइन की बात कर रहे थे ना, सिल्वर पंचमार्क क्वाइंस है।
ये है, ये जानते हैं क्या है? मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा है और इसको कहा जाता है एनबीपी। इसमें शाइनिंग देखिए, ग्लेज जो होता है ना बहुत पर्टिकुलर होता है, और इसको कभी आप मौका मिले हैंडल करके देखिए, इसको जब आवाज़ देंगे तो मेटालिक साउंड आता है। जब करेंगे आपस में टकराएंगे ना तो मेटालिक साउंड आता है। ये इंडिया की सबसे कॉस्टली पॉटरी थी, सोने से भी महंगी। इसको अ, अभिजात्य वर्गों का पात्र कहा जाता था, क्लासिक वेयर। और ये बहुत, इसको बनाने की जो टेक्निक थी ना वो बिल्कुल अलग थी, और इसको बहुत अधिक टेम्परेचर में पकाया जाता था। तो इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड इसका नाम है, और ये हमको छत्तीसगढ़ में भी अब मिलने लगा है। तो ये जो पॉटरी है ये 6th सेंचुरी बीसी तक आराम से आपको मिलता है। उसके पहले बीआरडब्ल्यू था जो आयरन एज तक हमको लेके जाता है, और हमको बीआरडब्ल्यू भी मिल रहा है। तो आगे चल के जो छत्तीसगढ़ का इतिहास तैयार होगा उसमें बहुत ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा। ये ग्लास बीड्स भी हैं, ये देखिए इसमें रॉ मटेरियल भी मिल रहे हैं। बीड्स बनाने के लिए पत्थरों को पहले उन्होंने एक शेप दिया, उसके बाद फिर उसमें ग्राइंडिंग करके और ये फिनिशिंग की। रॉ मटेरियल भी मिल रहे हैं, फिनिश्ड गुड भी मिल रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यहीं हो रही है, बाहर से बना के नहीं लाया जा रहा है। और उसमें भी देखिए वैरायटी कितनी है। ये पॉटरी है, डाइस, पासा, लूडो में जो खेलते हैं वो भी मिला है। और ये पासा, ये और हड्डी का बना हुआ है, बोन का है। आइवरी का भी मिलता है, हाथी दांत का। अब हमारे यहाँ मोटा मोटा मैं आपको ये फिगर बता रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं वो 63 हैं। 58 थे पहले, अभी हाल ही में हम लोगों ने 5 और प्रोटेक्ट किए। और सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 45 हैं। और म्यूजियम्स की बात करें तो रायपुर में महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम है, आपका ऊपरवारा नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन ओपन एयर म्यूजियम है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है बिलासपुर और जगदलपुर में। एक और होता है डिस्ट्रिक्ट आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन म्यूजियम, जिला पुरातत्वीय संघ संग्रहालय। ये 4-5 जिलों में है, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, अंबिकापुर और जसपुर में। साइट म्यूजियम पचराही, सॉरी वहाँ एच छूट गया है, पचराही, ताला और भोरमदेव, इन 3 जगहों पे साइट म्यूजियम भी फंक्शन कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट 45 हैं और हमारे 63 स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, इनका जो है पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो। तो मैंने ये एक मोटा मोटी बात, और हम भी कुछ उसमें सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आगमन से हम सभी बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए। धन्यवाद सर।